सो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे सीए फाइनल एससीएमपी के केस स्टडी डाइजेस्ट के बारे में। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तहलका मचाया इसने जब से आईसीआई ने इसे निकाला है। इतनी सारी केस स्टडीज़, केस सिनेरियोज और क्वेश्चंस आईसीआई ने भर भर के इसमें डाले हुए हैं। और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, सो बहुत से बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि जुलाई 2021 एग्ज़ाम्स में तो केस स्टडी डाइजेस्ट में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, बट अल्टीमेटली इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है, हाँ एक भी क्वेश्चन जो है वो जुलाई 21 एग्ज़ाम्स में नहीं आया हुआ। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि नवंबर 2021 एग्ज़ाम्स में केस स्टडी डाइजेस्ट में से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो 100% चांसेस हैं। यानी आई एम नॉट सेइंग 99% चांसेस, गारंटीड है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से कि केस स्टडी डाइजेस्ट करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये आईसीआई का मटेरियल यूज़ कर कर पूरे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करने हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। हो सकता है इस वीडियो के एक से ज़्यादा पार्ट मैं वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाऊं, बिकॉज अगर एक ही वीडियो में मैं ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा और फिर अपलोडिंग इश्यूज आते हैं लेंदी वीडियोस में। सो क्वेश्चन सारे के सारे केस स्टडी डाइजेस्ट के सॉल्व होंगे। जस्ट इट मे हैपन कि अगर एक वीडियो में सभी क्वेश्चन मुझसे कवर ना हुए तो फिर मैं मल्टीपल पार्ट्स के थ्रू आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। और एटलीस्ट ये वीडियोस आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और आउटपुट और ज़्यादा वीडियोस लेकर आ पाऊँ। एससीएमपी की पूरी जिम्मेवारी मैं लेना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मन है। सो काइंडली सपोर्ट मी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और शुरू करते हैं केस स्टडी डाइजेस्ट की डिस्कशन। इस वीडियो के बाद कुछ क्लिपिंग्स में ऐड ऑन करूँगा जहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड वाइज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं डिस्कशन एससीएमपी की केस स्टडी की सभी क्वेश्चंस की वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 23। ये वैसे तो आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है। अगर आप टारगेट कॉस्टिंग वाला अपना यूनिट उठा के देखेंगे तो उसमें सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट क्योंकि हम डाइजेस्ट के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो इसलिए मैं इसे भी यहाँ पर अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये है एनईसी लिमिटेड के ऊपर। वो क्या बोला गया, एक सेकेंड दीजिए से मुझे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, एनईसी लिमिटेड फॉर्म्स अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डायरेक्टर्स टू प्रिपेयर अ बजट। तो बेसिकली एक बजट बनाने को यहाँ पे बोला गया है और कमिटी ने एक ड्राफ्ट बजट प्रिपेयर किया है जो जिसके पर्टिकुलर्स हमें दिए गए हैं। सो क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दिया हुआ है 50 का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 9 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी 9 रुपीज़ पर यूनिट बेसिस पे ये डेटा दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हमें दिया हुआ है 6 रुपीज़ का और फर्दर इसका बाइफर्केशन दिया हुआ है कि 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ जो है हमें वो इंकर करने पड़ते हैं। यानी अगर मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट की भी बात करूं तो यहाँ पर भी 3 आवर्स का टाइम लग रहा होगा मुझे और 3 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग ये जो कैलकुलेशन है वो हुई होगी और मेरे 9 रुपीज़ यहाँ पर निकले होंगे। एनी हाउ ये जस्ट एक कैलकुलेशन थी फॉर योर रेलेवेंस रेफरेंस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस तरीके से आ जाएगा मेरा 26 रुपीज़ का। कैसे, अगर मैं 50 में से 9 9 और 6 यानी कि 24 रुपीज़ माइनस कर देता हूँ तो मेरा 26 रुपीज़ आ जाएगा। सो ये कैसे आया, 50 माइनस 24 एंड माई आंसर केम आउट टू बी 26। ओके, बजटेड सेल्स क्वांटिटी 25,000 यूनिट्स की है, गुड। उसके बाद बजटेड कंट्रीब्यूशन इस तरीके से आ जाएगा 6,50,000 ओनली। 25,000 यूनिट्स इंटू 26 पर यूनिट का अगर कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 5 लाख की और हेंस मेरा बजटेड प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया 1.5 lakhs का। The management is not happy with the budgeted profit as it is almost equal to previous year's profit. ओके तो ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है ये पिछले साल जैसा ही है और मैनेजमेंट इसलिए खुश नहीं है। मैनेजमेंट इसको इंक्रीज करना चाहती है और मैनेजमेंट चाहती है कि कम से कम हम अर्न करें एटलीस्ट 3 लाख रुपीज़
दिस ईयर। तो हमें ये 3 लाख अर्न करने की कोशिश करनी है, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। ओके, एनी हाउ आगे देखते हैं। टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट द कमिटी रिपोर्ट्स बैक विद द फॉलोइंग सजेशंस। सो अब इस प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला सजेशन था कि यूनिट सेलिंग प्राइस को 55 पर लेकर जाया जाए। ओके, अभी का ये जो 50 रुपीज़ का प्राइस है हमारा, इसको इंक्रीज कर 55 रुपीज़ करने की बात की गई है। नेचुरली सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और इतना ही नहीं, हम जो सेल्स वॉल्यूम है उसे भी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं बाय 5000 यूनिट्स। सो करेंटली मैं 25,000 यूनिट्स सेल आउट करने की बात कर रहा हूँ, बट एज पर माय रिवाइज्ड प्लान मैं 30,000 यूनिट्स सेल आउट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने प्राइस भी बढ़ा दिया और क्वांटिटी भी बढ़ा दी, तो मेरा रेवेन्यू तो इंक्रीज हो ही जाएगा। बट ये रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला एक्सपेंस उन्होंने बोला दैट टू अटेन द अबव इंक्रीज इन सेल्स द कंपनी शुड स्पेंड 40,000 फॉर एडवर्टीजिंग। सो एडवर्टीजिंग के नाम पर एक एडिशनल एक्सपेंस हमें करना पड़ेगा 40,000 रुपीज़ का। ओके, इसके अलावा क्या है, द प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट शुड बी रिड्यूस्ड। ओ माई गॉड, असली बात तो अब बोली उन्होंने। ये जो 3 आवर्स का प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट लग रहा था, उनका कहना है कि इसे हमें कम करना होगा। बट मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन टाइम कम करने का मतलब है सीधा सीधा क्वालिटी पर खतरा। जी हाँ, अगर हम जिस प्रोडक्ट को बनने में 3 घंटे लगते हैं उसे कम समय में बनाएंगे तो नेचुरली उसकी क्वालिटी इफेक्ट होगी। तो देखते हैं। To win the acceptance of the workers in this regard, the hourly rate should be increased by 3 rupees besides an annual group bonus of 30,000 rupees. So अभी currently मैं employees को 3 rupees पर यूनिट के हिसाब से पर आवर के बेसिस पे दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रपोज प्लान के अकॉर्डिंग मैं अब उन्हें 3 रुपीज़ ना देकर 6 रुपीज़ देने की बात कर रहा हूँ, 3 रुपीज़ से इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर रेट को। और इतना ही नहीं, मैं उन्हें बोनस भी दूंगा जो 30,000 रुपीज़ का रहेगा। सो अच्छा खासा खर्चा हमारा हो जाएगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है जी। एडिशनल बोनस भी हमें देना पड़ेगा। नाउ देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट एंड रेट्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो और कोई दिक्कत नहीं है पूरी कहानी में। सो हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, बट उन बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए कुछ कॉस्ट भी हमें इंकर करनी पड़ेगी। सो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ये रिवाइज्ड पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Anyhow, at the implementation of the above proposal needs the acceptance of workforce to increase the speed of work and to reduce the production time per unit. The board wants to know the extent of reduction in per unit production time. Okay, हमें सबसे पहले बोर्ड ने क्या पूछा है, बोर्ड ने कहा है कि करंटली एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स का टाइम लगता है, बट हमें इसे किस एक्सटेंट तक रिड्यूस करना है कि हम जो ये टारगेट है इजीली अचीव कर पाएँ। तो हमें बेसिकली टारगेट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें टारगेट प्रोडक्शन टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन की यही अलग और यूनिक बात है दोस्तों। अभी तक हम टारगेट कॉस्ट निकालते आए थे, बट अब उन्होंने हमें टारगेट प्रोडक्शन टाइम निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की फर्दर रिक्वायरमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कैलकुलेट दी टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, जो मैंने आपसे बोला। उसके बाद जैसे कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज इन प्रोडक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन यूनिट प्रोडक्शन टाइम। क्या अगर मैं जिस प्रोडक्ट पे 3 घंटे का समय लगता है, अगर मैं उसे उससे कम समय में बनाऊं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करके उन्हें बतानी है। मैंने सीधा बोला क्वालिटी पर इशू आ सकता है दोस्तों, देखेंगे। एंड थर्ड है कि स्टेट द मोस्ट सुटेबल सिचुएशन फॉर अडॉप्शन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। ये जर्नल थियरी का ज्ञान यहाँ पर पूछना चाह रहा है आपसे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है। सिंपली टारगेट कॉस्टिंग को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हमें यहाँ पे बतानी है। सो आइए शुरू करते हैं सीधा सीधा, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ये एक डिस्कशन है, तो बट आप सुनते जाइए, आपको सब समझ आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आंसर शुरू करते हैं। सो हमें निकालना है टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट।
अभी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए x आवर्स इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेक टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर यूनिट। तो अभी तो 3 घंटे लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, बट जो रिड्यूस टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो x आवर्स पर यूनिट का हो जाएगा और x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये आ गया मेरा x आवर्स, यहाँ पर इसे x आवर्स आप मान सकते हैं। और टोटल कितनी यूनिट्स बनानी है, 30,000 यूनिट्स। आपको याद है ना 25 हम बना रहे थे, लेकिन प्रपोज प्लान के अकॉर्डिंग हम 30,000 यूनिट बनाएंगे। तो टोटल कितने आवर्स मुझे लगेंगे, अगर मैं 30,000 यूनिट्स को x आवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल 30,000 x आवर्स जो हैं वो मुझे लग जाएंगे टोटल प्रोडक्शन करने में। और पर आवर कॉस्ट कितनी है मेरी दोस्तों, तो पर आवर मैं 3 रुपीज़ फ़िलहाल दे रहा था और 3 रुपीज़ से ही इसे इंक्रीज़ करने का मैंने प्रपोजल दिया था। यानी नया लेबर आवर रेट कितना है मेरा, तो वो 6 रुपीज़ पर आवर का नया लेबर रेट है। और फर्दर वेरिएबल ओवरहेड भी चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, कितने का, 2 रुपीज़ पर आवर के बेस पे मेरा वेरिएबल ओवरहेड भी चार्ज होता है। यानी टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ जाती है पर यूनिट के हिसाब से, तो ₹8 पर आवर के बेस पर मेरी कॉस्ट आ जाती है। तो मल्टीप्लाई बाय में ₹8 कर देंगे, ठीक है। और वो 8 रुपीज़ का ये बाइफर्केशन इन्होंने दिखाया भी हुआ है, ठीक है। वो एक ही बात है, 8 रुपीज़ इंटू 30,000 x आवर्स इज इक्वल टू मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बट अब ये मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी ये मुझे निकालनी पड़ेगी, जो मुझे डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे। सो आइए ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितनी है इसे निकालने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं पे आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं अपना रेवेन्यू देखता हूँ, कितने का रेवेन्यू है मेरा। मैं 30,000 यूनिट्स को सेल करने की कोशिश करने वाला हूँ और नया प्राइस जो मैंने प्रपोज किया है वो है 55 रुपीज़ का। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ। 30,000 यूनिट्स सेल करने की कोशिश है और प्राइस दिया हुआ है 55 पर यूनिट का, जिसमें से मैं कितना प्रॉफिट अर्न करने वाला हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ का डिज़ायर्ड प्रॉफिट है जो मैं अर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद कितना मटेरियल का कॉस्ट आने वाला है मैं वो देख लूँगा। मटेरियल का कॉस्ट आएगा 9 पर यूनिट के हिसाब से, 30,000 पर यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि एडवर्टीजिंग का एडिशनल हमें 40,000 का एक्सपेंस करना है तो वो हम रिड्यूस कर देंगे। उसके अलावा एक और एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेट मी जस्ट चेक आउट। जी हाँ, हमें एडिशनल बोनस भी देना है 30,000 रुपीज़ का। सो बोनस यहाँ से माइनस हो जाएगा 30,000 रुपीज़ का। और अब अगर मैं अपने रिवाइज्ड रेवेन्यू में से ये रिवाइज्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो अभी तक मैंने 2 कॉस्ट ही माइनस नहीं की हैं दोस्तों। कौन कौन सी वो कॉस्ट हैं, वो है मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस मेरी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। उन दोनों का टोटल कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके भी उन्होंने दिया हुआ है, ये मैंने पहले देखा नहीं था। तो टोटल सेल्स है हमारी 16,50,000 की, जिसमें से प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल को रिड्यूस करेंगे। जी बिल्कुल, 9 रुपीज़ इंटू 30 हमने भी ऐसे ही निकाला था। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख की क्वेश्चन में दी हुई है। बजटेड एडवर्टाइजिंग हम देखेंगे और फिर एनुअल बोनस को माइनस करेंगे और इन द लास्ट जो हमारे पास रह जाएगा वो आ जाएगी हमारी टोटल वेरिएबल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर हेड की कॉस्ट, जो आया 5,10,000 रुपीज़। सो यहाँ पर 8 इंटू 30,000 x आवर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरी कितनी कॉस्ट मैक्सिमम आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 5,10,000 रुपीज़ की। और सेम कैलकुलेशन यहाँ पर इन्होंने की हुई है, 8 मल्टीप्लाई बाई x आवर्स इंटू 30,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 5,10,000 रुपीज़। और अगर मैं x के लिए यहाँ पर सॉल्व करने जाऊँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.125 पर यूनिट आवर्स, ठीक है। सो मुझे कितना टाइम रिड्यूस करना है दोस्तों पर यूनिट बेसिस पे। अभी करंटली 3 आवर्स पर यूनिट कंज्यूम हम कर रहे हैं, बट हमें 2.125 आवर्स में प्रोडक्ट को बनाना होगा, यानी टारगेट रिडक्शन ऑफ 0.875 हमें करनी होगी। और ये कैलकुलेशन यहाँ पर डन होती है, ज़्यादा टफ नहीं है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमें सिर्फ इतना पूछता है कि हम अगर 3
एक प्रोडक्ट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं और उसे अगर हम 2.1 to 5 आवर्स में बनाएंगे तो उससे क्या क्या फ़र्क आ सकता है प्रोडक्ट के ऊपर। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्पैक्ट होनी निश्चित है। और दूसरा इन्होंने बोला हुआ है कि जो टारगेट कॉस्टिंग मेथड होता है वो रिपीटेटिव केसेस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर रिपीटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है किसी प्रोडक्ट में, यानी वो यूनिक है अपने आप में, सो वहाँ पे तो ये बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जिस चीज़ में 3 घंटे लगते हैं आप रिपीटिशन से वहाँ पे लर्निंग कर्व के बेनिफिट्स ले सकते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। बट अगर एक प्रोडक्ट अपने आप में ही यूनिक है तो वहाँ पे लर्निंग कर्व के बेनिफिट्स भी हम अवेल नहीं कर पाएंगे। हेंस रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिपीटेटिव केस में हम लर्निंग कर्व के बेनिफिट्स डिराइव कर पाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट इसका रीज़न यही होता है। दूसरा, देयर विल बी अ वर्किंग अंडर प्रेशर सिचुएशन। जब हमें 3 घंटे का काम 2.5 घंटे में निपटाना है तो वर्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डिराइव होगा और फिर वो क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस करेगा। सो सीधा सीधा हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, इट अगर हम इस तरीके को फॉलो करते हैं देन इट में लीड टू अनवांटेड प्रेशर ऑन डिज़ाइन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरत होगी एक बेटर लीडर की दोस्तों, जो इन वर्कर्स को समझाएगा कि नहीं, हमें कम समय में काम करना है और वो काम पॉसिबल भी है। सो यहाँ पे अ पर्सन विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज इज नीडेड। ठीक है, और अगर टाइम बहुत कम है तो हमें एक प्रोजेक्ट को अगर रिजेक्ट भी करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए। लिखने की बात है, प्रैक्टिकली कभी कुछ रिजेक्शन जैसा हम करते नहीं है कंपनीज में। अच्छा, एक लास्ट पार्ट था थियरी वाला कि टारगेट कॉस्टिंग कहाँ पर सुटेबल होती है, तो उसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है दैट इट इज़ यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर लॉक्ड इन ड्यूरिंग दी प्रोडक्ट डिज़ाइन फेज। जहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी और कितनी इंकर होगी वो डिज़ाइन फेज में ही डिसाइड कर लिया जाता है, उन सिचुएशंस में यूज़ होती हैं टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये यहाँ पे डन होता है। थियरी पोर्शन आप पढ़ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नॉट एट ऑल टफ, बट हाँ स्टडी मैट में भी दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे डन। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन, और नेक्स्ट डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 22 के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है तो मैंने इसे समराइज करने की कोशिश की है। और क्या इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है। 16 मार्क्स का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये अपने आप में, और इसलिए आने का तो बिल्कुल चांस बनता है। और ये क्वेश्चन केस स्टडी डाइजेस्ट में पता नहीं क्यों ऐड किया हुआ है, जबकि ये आपके चैप्टर नंबर 8 में टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों। तो फिर भी मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और चैप्टर 8 की वीडियो में मैं फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैच कर दूंगा। बट हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी है, ध्यान से अटेंटिव होकर इसको सुनने की कोशिश करेंगे, और समराइजेशन मैंने आपके लिए की है। तो बस फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं ख़त्म। लर्निंग हॉरिजन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है विच इज़ पार्शियली फंडेड बाय दी गवर्नमेंट। अब इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। एक्चुअल में इंडिया में आरटीआई एक्ट होता है, आरटीई एक्ट सॉरी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 1934 होता है। बस ये 1934 मुझे कंफर्म नहीं है, बट राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता है। जो प्राइवेट फंडेड हॉस्पिटल्स और स्कूल्स होते हैं, बेसिकली स्कूल्स होता है इस एक्ट के तहत, तो जो प्राइवेट फंडेड स्कूल्स होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ एक सीलिंग लिमिट लगाती है कि प्राइवेट स्कूल्स को मिनिमम प्रपोर्शन कुछ गरीब बच्चों को भी पढ़ाने का जिम्मा लेना होता है। यानी अगर वो 100 बच्चे अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 80 जो होंगे वो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे जिनसे पूरी फीस चार्ज की जाएगी, बट 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आरटीई एक्ट में अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से उन स्कूल्स में पढ़ेंगे, और इन बच्चों से फीस नहीं ली जाती है, या फिर ली जाती है तो बहुत कम ली जाती है। विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा ये 0 फीस का प्रोविज़न बात करता है ये वाला पर्टिकुलर एक्ट, बट दूसरे स्टेट्स में प्रोविजंस में वेरी। सो सच्ची घटनाओं पर आधारित ये क्वेश्चन है। ये कहानी में ना भी सुनाता, सीधा क्वेश्चन पढ़ देता, बट आईसीआई प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको एनालाइज करना सिखाना
चाहती है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए और ये इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया भी है। ठीक है, सो बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। शुरू करते हैं। हमारा एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट है लर्निंग होराइजन के नाम से, और ये पार्शियली फंडेड बाय गवर्नमेंट है, यानी आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग सभी प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। और वहीं पे एजुकेशनल इंडस्ट्री में दूसरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है नॉलेज बेस के नाम से। ये प्राइवेट फंडेड कॉलेज है, यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, हैंस यहाँ पे आरटीई एक्ट के कोई प्रोविजन नहीं लगते हैं, ये पूरी फीस अपने बच्चों से चार्ज करते हैं, एंड हैंस इट इज़ अ पीयर इंस्टीट्यूशन फॉर आवर कंपैरिजन पर्पसेस। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? सो 31 मार्च 2020 के रिस्पेक्ट में कुछ ज्ञान दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो कि जो बजट और एक्चुअल फी रेट्स हैं वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा बजट एंड एक्चुअल फीस यानी कि फी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अकाउंटिंग, लॉ और इकोनॉमिक्स 3 तरीके के कोर्सेज ऑफर करते हैं, जी हाँ, और उसका फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो तो प्राइवेट फंडेड स्टूडेंट्स हैं वो 1,20,000 रुपये देते हैं अकाउंटिंग का, जबकि जो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके इस एक्ट के अंडर आते हैं उनसे सिर्फ 75,000 रुपीज़ की फ़ीस चार्ज की जाती है। वहीं लॉ में भी 120 के कंपैरिजन में सिर्फ 90,000 चार्ज किया जाता है, और इकोनॉमिक्स के केस में भी 80 की बजाय 60,000 इन बच्चों से लिया जाता है। ठीक है जी। वहीं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है यानी कि नॉलेज बेस 1 लाख, 150 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली चार्ज करता है। तो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में भी ये ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है, जबकि अकाउंटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें नॉलेज बेस कम फीस ले रहा है। ओके, ये जस्ट एक कंपैरिजन है, हमें पढ़ते जाना है। फिलहाल तो सैलरी की डिटेल्स दी हुई हैं। हमने सोचा था कि हम 5 लाख की सैलरी देंगे, बट एक्चुअली हमें 5,50,000 की सैलरी देनी पड़ी। गवर्नमेंट स्कूल में सैलरी हाइक्स देखने को मिलते ही रहते हैं। नॉलेज बेस लेकिन ज़्यादा सैलरी दे रहा है लर्निंग हॉरिजन के कंपैरिजन में। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को 3 लाख देने का सोचा था, 3 लाख ही दे रहे हैं, जबकि नॉलेज बेस यहाँ पर भी अच्छी सैलरी दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सैलरी वाइज अगर टीचर्स को चूज करना है तो वो नॉलेज बेस को चूज करेंगे। एनी हाउ, बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन 8500 स्टूडेंट्स पर एनम हमें दिया हुआ है। तो हमने सोचा था कि हमारे पास 8500 नए स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने बजट बनाया है दोस्तों। सो ये बजटेड डिटेल्स दी हुई हैं, क्या क्या खर्चे हमारे होते हैं एज अ स्कूल। ट्यूशन मटेरियल का खर्चा, केटरिंग का, क्लीनिंग का एक्सपेंस होता है, देयर आर अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल, एंड डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस। और वो पर्टिकुलर अमाउंट्स हमें दिए हुए हैं, जिसमें से जो ट्यूशन मटेरियल है वो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है, जो डिप्रिसिएशन है वो प्योरली फिक्स्ड कॉस्ट है, और बचे हुए तीनों जो एक्सपेंस हैं वो मेरे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। अभी सिर्फ डेटा को पढ़ते जाना है, और क्वेश्चन एग्जाम में भी जब आए तो पैनिक मत होना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। एक्चुअल कॉस्ट, सैलरी के अलावा दूसरी कॉस्ट जो हैं वो दे रखी हैं। सो ट्यूशन मटेरियल पे लर्निंग होराइजन ने 42 लाख 42 करोड़ का एक्सपेंस किया है, जबकि नॉलेज बेस का एक्सपेंस कंपैरेटिवली लेस है। वहीं केटरिंग की बात करूं सो नॉलेज बेस ज़्यादा खर्चा कर रहा है। क्लीनिंग की बात करूं तो वहाँ भी नॉलेज बेस ज़्यादा खर्चा कर रहा है। और अगर अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ फ्रीलांस स्टाफ की बात करूं तो लर्निंग होराइजन वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है, जबकि डेप्रिसिएशन नॉलेज बेस का ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझनी है कि फ्रीलांस स्टाफ क्या होता है। देखो, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो जो बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल्स होते हैं वो उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स को रिकमेंड करते हैं या अप्रोच करते हैं कि आइए हमारे स्कूल में आकर पढ़ाइए। आप अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे स्कूल में तो सिर्फ आप 1 घंटे के लिए आइए, स्पेशल गेस्ट लेक्चर दीजिए और चले जाइए, और उसके लिए कुछ फीस हम आपको दे देंगे। स्कूल्स ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऐसे में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब किसी सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर आकर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है। और इसका दूसरा बेनिफिट स्कूल्स को क्या होता है कि इन टीचर्स की जो फीस होती है, जो एज आप ऑनरेरी अमाउंट बोल सकते हैं, वो
कंपैरेटिवली लेस होती है, टीचर्स ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते हैं जब इस तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो सो क्वालिटी भी ज़्यादा हो गई और फीस भी कम हो गई, तो ये तो दोनों ही बेनिफिट वाले केस हो गए ना। इसलिए फ्रीलांस स्टाफ का यूज़ किया जाता है और लर्निंग होरिजन उसका अच्छा खासा यूज़ कर रहा है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे डेटा को एनालाइज करते हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिल रही हैं। हाँ जी, जब से कोरोना और कोविड आया, ऑनलाइन एजुकेशन बूम पर चल रही है दोस्तों, वही इन्होंने बताना शुरू किया। और इसी के चलते द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज बेस इज इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन ट्यूशन सपोर्ट। लर्निंग हॉरिजन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स लेकर आया, तो लर्निंग हॉरिजन ने डिस्टेंस कोर्सेज ऑफर करने शुरू किए, जबकि नॉलेज बेस ने ऑनलाइन ट्यूशन सपोर्ट शुरू किया। तो ज़्यादा अच्छा किसका आइडिया है? नॉलेज बेस का आइडिया ज़्यादा अच्छा है, सिंपल सी बात है। और कुछ बच्चों से फीडबैक लिए गए कि अब कोविड में आप क्या करना चाहते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया कि हमें, कुछ बच्चों ने कहा कि वीकेंड कोर्सेज सूट करेंगे बिकॉज हमें जॉब करनी है, तो कुछ ने कहा कि हमें इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन दे दीजिए क्योंकि हम एजुकेशन पूरी नहीं करना चाहते हैं। सो ये बच्चों का फीडबैक था। एनी हाउ, अब बोथ इंस्टीट्यूट्स हैव अ लेक्चर स्टाफ ऑफ 50, दोनों का ही बराबर का स्टाफ इन्होंने रखा हुआ है। हालांकि नॉलेज बेस जो है वो फ्रीलांस स्टाफ को यूज़ करता है इन केस ऑफ अ शॉर्टफॉल इन टीचिंग स्टाफ। तो अगर टीचिंग स्टाफ में कोई बंदा छोड़ देता है या लेबर टर्नओवर बढ़ जाती है टीचिंग स्टाफ में, सो दोनों इंस्टीट्यूट्स की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। जो लर्निंग हॉरिजन है वो फुल टाइम टीचर्स को रिक्रूट करता है, जबकि नॉलेज बेस जो है वो फ्रीलांस स्टाफ लेक्चर्स को यूज़ करता है। एनी हाउ, और वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है फ्रीलांसर्स को रिक्रूट करने की। आगे अब कुछ डेटा दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। परेशान मत होना, इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये जस्ट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये हमें कुछ डेटा दिया हुआ है बजटेड और एक्चुअल्स की फॉर्म में। कितने बच्चे हमने अकाउंट्स में सोचे थे? हमने सोचा था कि 4000 स्टूडेंट्स इनरोल होने आएंगे, जबकि एक्चुअल में कितने आए? सिर्फ 3800। और नॉलेज बेस की बात करें तो अकाउंटिंग के बच्चे उनके पास ज़्यादा हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग की जो फीस है वो हम ज़्यादा भी चार्ज कर रहे थे, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं। लॉ की बात करें, हमने सोचा था 2500 स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा, जबकि एक्चुअल में मेरे पास उससे ज़्यादा बच्चा आया दोस्तों। जबकि नॉलेज बेस के पास भी 2500 स्टूडेंट्स गए हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज लॉ की फ़ीस कंपैरेटिवली हमने कम रखी हुई है, बट फिर भी बच्चों में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा। तो क्या ये फ़ीस कम रखना जस्टिफाइबल है? ये एक बार देखना होगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2000 बच्चे हमने एक्सपेक्ट किए थे और हमारे पास एक्चुअल में 1500 स्टूडेंट्स आए, जबकि नॉलेज बेस में 1200 स्टूडेंट्स आए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा संतुष्ट हो सकता हूँ कि जो मैं कम फीस चार्ज कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए वो वेरी वेल जस्टिफाइबल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्टूडेंट मिक्स दिया हुआ है। हमने सोचा था कि बजटेड प्राइवेटली फंडेड 80% स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, जबकि एक्चुअली ये पिक्चर चेंज हो चुकी है। एक्चुअली 70% बच्चे ही प्राइवेटली फंडेड हमारे पास आए और 30% बच्चे गवर्नमेंट फंडेड हुए। वेल, प्रैक्टिकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्कूल्स तो वैसे भी अवॉइड करते हैं कि उन्हें इस तरीके के गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट्स को एडमिशन ना देना पड़े, बट ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो हमने सोचा था हम 20% बच्चों को ही एडमिशन देंगे, जबकि एक्चुअल में 30% स्टूडेंट्स को हमने एडमिशन दिया है, गवर्नमेंट फंडेड बच्चों को। ये एक अच्छी बात है अगर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखूं, बट अगर मैं मॉनेटरी एस्पेक्ट से देखूं तो इससे मेरे रेवेन्यू पर, यानी लर्निंग होराइजन के जो मनी एस्पेक्ट में रेवेन्यू की बात करूं तो उससे रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट्स की जो फीस होती है वो कम होती है दोस्तों, ठीक है। तो मॉनेटरी वाइज ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नाउ नंबर ऑफ इंक्वायरीज़ की बात कर लेते हैं। हमने सोचा था कि 4500 इंक्वायरीज़ आएंगी, वो एक्चुअल में आई भी हैं, ठीक है। बट अगर मैं एक्चुअल में बच्चे देखूं मेरे पास कितने आए हैं, तो मेरे पास अकाउंटिंग की इंक्वायरीज तो आई थी 4500 स्टूडेंट्स की, जबकि उसमें से कन्वर्जन कितना कर पाया? मैं सिर्फ 4000 स्टूडेंट्स को ही एनरोल करवा पाया। वहीं अगर मैं नॉलेज बेस की बात करूं तो वहाँ पे 4600 बच्चे सोचे थे कि इंक्वायरी लेकर आएंगे, जबकि उसमें से 4100 ने ही
इस इंक्वायरी को एक्सेप्ट किया। सो बेसिकली ये हमारे टेकअप रेट्स को बताता है कि कितना कन्वर्जन रेशियो सक्सेसफुल है हमारा। मैंने बजटेडली सोचा था कि 2800 बच्चे जो होंगे इंक्वायरी लेकर आएंगे, एक्चुअल में कितने बच्चे आए? सिर्फ 2700 बच्चे ही इंक्वायरी लेके आए, और जब एडमिशन लेने की बारी आई तो सिर्फ 2550 बच्चों ने ही एडमिशन लिया। यानी मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो कम चल रहा है, मुझे उसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है, पढ़ के तो ऐसे लगता है। नंबर ऑफ लेक्चरर्स का डेटा दिया हुआ है, 50-50 ईच स्टूडेंट्स एम्प्लॉय किए गए हैं। नंबर ऑफ लेक्चरर स्टाफ रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, हमने सोचा था कि हम 4 बंदों को रिक्रूट करेंगे पूरे साल में, जबकि हमने एक्चुअली रिक्रूट कर लिया है 10 बंदों को। तो ये एक अच्छा डेटा नहीं है। क्यों हमें ज़्यादा टीचर्स को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है? एम्प्लॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट रीज़न क्या है? क्या लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या टीचर्स हमसे खुश नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है, वो एनालाइज करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कोई चेंज नहीं है, बट हमारा स्टाफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर इंस्टीट्यूट। पासिंग रेट, अब ये बहुत मैटर करता है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। सीए स्टूडेंट्स में कौन सा इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो पास रेट जो है बहुत मैटर करता है। और पासिंग रेट की बात करें तो हमने बजट डिसाइड किया था कि 95% पास रेट तो होना ही चाहिए, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो हमारा पासिंग रेट सभी में अचीव हो रहा है। सो मैं बोल सकता हूँ कि एजुकेशन वाइज हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ दूसरे पीयर इंस्टीट्यूशन से, तो उनका अकाउंटिंग का पास रेट हमसे बहुत कम है, लॉ का भी उनका पासिंग रेट कम है, इकोनॉमिक्स में वो हमारे बराबर हैं, बट ओवरऑल वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। सो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पैसे देकर एजुकेशन भी अच्छी अचीव हो। और मैंने बोला ना, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को बर्डन की तरह मत लो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा है जो आपको एनालाइज करने को मिल रहा है। डेज इन अ ईयर व्हेन फ्रीलांस लेक्चरर्स वर यूज्ड। देखिए जो नॉलेज बेस है वो फ्रीलांस लेक्चरर्स को यूज़ करता है, एंड अगेन फीस कम है और क्वालिटी ज़्यादा है, इसलिए शायद वो कर रहा है। बट एक अच्छा पॉइंट जो यहाँ पे ये लास्ट में दिया हुआ है, दैट नंबर ऑफ न्यू कोर्सेज अंडर डेवलपमेंट। लर्निंग होराइजन इनोवेशन में भी बहुत आगे है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये न्यू कोर्सेज लाने की कोशिश कर रहा है टाइम टू टाइम, जबकि अभी तक मुझे दूसरे केस में ऐसा देखने को नहीं मिला है, विच इज़ सैड। Now you are the management accountant of Learning Horizon. Thanks for telling me. The results for the year are to be reviewed next week by the management to assess the performance. हम किस मॉडल का यूज़ करने वाले हैं? उन्होंने कहा है कि kindly assess the performance by using the Fitzgerald and Moon building block model. यहाँ पर उन्होंने हालांकि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का रेफरेंस दिया नहीं है दोस्तों, बट फिट्जजेराल्ड एंड मून ने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ठीक है, आई होप आपको नॉलेज है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की, और अगर नहीं है तो काइंडली एक बार बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को समझिए थियोरेटिकली हमारी दूसरी वीडियोस को देखते हुए, और फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर डन करने की कोशिश कीजिए। हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा सा ज्ञान तो बीबीएम का यहाँ पर देने ही वाला हूँ। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है यार? ये क्या मजाक है? ऊपर जब आपने बता ही दिया है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो फिर अब नीचे अलग से रिक्वायरमेंट देने की क्या ज़रूरत थी? बट चलिए पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है दैट यूजिंग द रिजल्ट्स डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बीबीएम मॉडल प्रिपेयर अ वेरिएंस एनालिसिस। रिजल्ट्स डायमेंशन क्या होता है? तो बीबीएम मॉडल में 2 तरीके के रिजल्ट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको मेरी बात इजीली समझ आ रही होगी। हम 2 तरीके के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स और एक होते हैं कस्टमर रिजल्ट्स। फाइनेंशियली मेरे स्टेक होल्डर्स कितना बेनिफिट हुआ उनको, वो हम चेक करते हैं, और कस्टमर सेगमेंट में हम चेक करते हैं, कस्टमर रिजल्ट में हम चेक करते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमसे कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ठीक है जी। सो हमें रिजल्ट्स डायमेंशन को यूज़ करते हुए एक वेरिएंस एनालिसिस क्रिएट करना है, जिसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे नॉलेज बेस के फाइनेंशियल फिगर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ पर हमने रिजल्ट डायमेंशन को यूज़ किया है। ठीक है जी। उसके बाद बीबीएम के जो ठीक है, उसके बाद बीबीएम का जो डिटर्मिनेंट्स वाला सेगमेंट है उसे हमने यूज़ करना है और कुछ एनालिसिस करना है। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं दोस्तों? तो उसे मैं प्यार से बोलता हूँ क्यू फिर।
क्यों फिर ये काम करना ही क्यों है, बताओ ना फिर मुझे। क्यों फिर क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये चारों डिटर्मिनेंट्स हैं और जुलाई 21 एग्जाम में भी इसका रेफरेंस आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही रहता है, तो कभी भी आ सकता है, नवंबर में भी। ठीक है, 4 तरीके के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इनोवेशन। अब स्कूल्स के केस में, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के केस में, ये डिटर्मिनेंट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। वेल, अगर मुझे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पता लगाना है तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा। मैं ऑब्वियसली वहाँ पर देखूंगा कि पासिंग रेट कैसा है, जैसे सीए वाले पता लगाते हैं ना कि रैंक कौन सा इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है, कौन से टीचर के बच्चे रैंक लेकर आते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हम पासिंग रेट से पता लगाते हैं स्कूल्स के केस में। या फिर सीए इंस्टीट्यूट की बात करें तो रैंक कौन ला रहा है वो होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, देखो जैसे ही कोविड आया बहुत से लोगों ने ऑनलाइन शिफ्ट मार लिया, लेकिन कुछ लोग आज भी ऑनलाइन शिफ्ट नहीं मार पाए हैं, वो क्लासरूम लेक्चर्स में ही पढ़ाना प्रेफर करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं खुद उनसे पढ़ा हुआ हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात है कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट कर पाए, कौन कौन से नहीं कर पाए। नेक्स्ट होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है स्टाफ, माय डियर फ्रेंड्स। सो स्टाफ का यूटिलाइजेशन कैसा किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। स्टाफ मतलब टीचर्स कैसे हैं वहाँ के बेसिकली। और इनोवेशन के मामले में आप बोल सकते हो, जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी कि नए नए कोर्सेज कौन सा इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है। हालांकि एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना, क्लासरूम लेक्चर से ऑनलाइन लेक्चर्स पर शिफ्ट होना फ्लेक्सिबिलिटी में कवर होगा, जबकि पुराने प्रोडक्ट की बजाय नया प्रोडक्ट लेकर आना या फिर नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना इनोवेशन वाले सेगमेंट में कवर होगा। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और लास्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में बोला गया है दैट कोर्स फीस सेट बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड एन एवरेज ऑफ 75,000 पर स्टूडेंट। अब ये जस्टिफाइबल है या नहीं है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट 90,000 पर स्टूडेंट आ रही है और मैं अगर स्टूडेंट से सिर्फ 75,000 पर स्टूडेंट ही चार्ज करने वाला हूँ, तो ये तो गलत बात है ना दोस्तों। ठीक है ना, इफ कॉस्ट आर मेंटेन्ड विद इन दिस बजट, ये तो भाई धक्का हो गया। मतलब अगर हमें ये 75,000 ही लेने हैं और इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेना, तो वो कहता है कि काइंडली एडवाइज अ मेथड जिससे मैं 75,000 पर अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो ऐसा कौन सा मेथड हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, आपको याद आ रहा है? द मोस्ट फेमस टारगेट कॉस्टिंग मेथड जो है हम यहाँ पर लगाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम 75,000 पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो ये मेरा क्वेश्चन डन होता है दोस्तों। अब बात करते हैं आंसर की। ठीक है, क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिजल्ट्स डायमेंशन को यूज़ करते हुए हमें एक फाइनेंशियल एनालिसिस तैयार करना है, और उसके पहले एक और रिक्वायरमेंट दी हुई थी, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वो रिक्वायर्ड लिखना भूल गए हैं, बट ये हमें निकालना है। हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है फिट्जराल्ड एंड मून मॉडल को ध्यान में रखते हुए, और बेसिकली ये रिपोर्ट में हमें परफॉर्मेंस को असेस करना है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट बनाना। आइए शुरू करते हैं। सो ये इन्होंने फर्स्ट पार्ट लिया एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स का। ठीक है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिजल्ट वाले सेगमेंट में फाइनेंशियल रिजल्ट्स और कस्टमर रिजल्ट्स हम कंसीडर करते हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट से इन्होंने शुरुआत की है। इनका कहना है कि ओरिजिनली 8,500 स्टूडेंट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे कि हमारे पास आएंगे, जबकि एक्चुअल में आए हैं सिर्फ 7,850 स्टूडेंट्स। मैं आपको क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। ये देखिए, हमने सोचा था कि 8,500 स्टूडेंट्स आएंगे, जबकि एक्चुअल में आए 7,850 ओनली। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मेरी कुछ कॉस्ट फिक्स्ड हैं दोस्तों, और अगर बच्चे मेरे पास पूरे नहीं आते हैं एज़ पर माई प्लान, तो मेरी फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज होने ही नहीं वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बट एनी हाउ, अभी एक वैरिएंस एनालिसिस बनाने के लिए मुझे, जो मैंने 8,500 पर स्टूडेंट्स के हिसाब से एक बजट बनाया हुआ है, मुझे उसे स्केल डाउन करना पड़ेगा और उसे 7,850 स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। अभी जो मैंने बजट बनाया हुआ है वो मैंने 8,500 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है।
बट एक्चुअल में क्योंकि सिर्फ 7850 स्टूडेंट्स ही मेरे पास आए हैं, तो मुझे अभी इन सभी फिगर्स को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा और इस 8500 वाले फिगर को चेंज करना होगा और इसको लेकर आना होगा 7850 की फिगर पे। स्केल डाउन करना बोलते हैं इसे बजट को, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्केल डाउन करना शुरू करते हैं। कैसे किया जाएगा अब आप वो समझ लीजिए। बिल्कुल इजी कर दूंगा आपके लिए, चिंता की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो ऐसा है, मेरे पास एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास 7850 स्टूडेंट्स एक्चुअली आए हैं, जबकि मैंने सोचा था कि 8500 स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे। यानी एक्चुअल का कितना प्रोपोर्शन ही मैं एनरोल करवा पाया, तो 7850 डिवाइड बाय में 8500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 92.353 मेरा आंसर आ गया 92.353। सो मेरे बजटेड फिगर का सिर्फ 92% ही मैं एक्चुअल में एनरोल करवा पाया दोस्तों। तो वैसे ही 4000 का अगर मैं 92.353 परसेंटेज निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 4000 इंटू 92.353%, ये आ जाएगा 3694। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे करते हैं। ये देखिए 4000 मेरा बजट था, बट क्योंकि अब मेरा एक्चुअल रेट 92.353 परसेंटेज है, सो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं मेरा आ जाता है 3694.12। अब डेसिमल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स डेसिमल्स में तो नहीं आ पाएंगे। सो मेरा 3694.12 आंसर आ जाता है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सोचा था कि टोटल 8500 में 80% प्राइवेट फंडेड स्टूडेंट होगा और 20% गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट होगा, जबकि अब एक्चुअल सिनेरियो तो चेंज हो चुका है दोस्तों। एक्चुअली तो 70% प्राइवेटली फंडेड स्टूडेंट्स हो गए हैं। सो मैं 3694 का 70% और 30% यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ। 3694 का 70% अगर देखें तो ये आता है 2585, फाइन। और वहीं अगर मैं 30% कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा 1108। ठीक है जी। तो एक्चुअल में ये रेशियो भी चेंज हो गई है, जबकि हमने क्या सोचा था दोस्तों, हमने तो ये सोचा था कि 80% जो होगा वो प्राइवेट फंडेड होगा और 20% स्टूडेंट जो होगा वो गवर्नमेंट फंडेड होगा। तो 3694 इंटू 80% मेरा आ जाता 2955। ठीक है जी। सो मैंने सोचा था कि 2955 स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे मेरे पास, और वैसे ही 20% का फिगर आ जाएगा 738। तो ये अब हमने कैलकुलेशन कर ली है। आइए देखते हैं रिपोर्ट इसकी क्या कंसिडरेशन ली गई है। जी देखिए, मेरे पास ये 2955 का कैलकुलेशन लिया हुआ है, जबकि एक्चुअली 2660 जो स्टूडेंट हैं वो मेरे पास आए हुए हैं। 2955 कैसे निकला, मैंने जस्ट अभी आपको निकाल कर दिखाया। 2955 की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की गई है दोस्तों। हमने 4000 स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किए थे, आई एम रिपीटिंग जिनको समझ नहीं आया, जिसमें 92.353% ही एक्चुअल एब्जॉर्प्शन रेट है। सो टेक्निकली मेरे पास 3694 स्टूडेंट्स आने चाहिए थे, जिसमें 80% जो बच्चे हैं वो मेरे प्राइवेट फंडेड थे और 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे गवर्नमेंट फंडेड थे। तो ये मैंने रिपोर्ट इस तरीके से बनाई है। ठीक है जी। टोटल मेरे पास इस टाइम 7850 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जिसमें से मेरे पास 739 जो हैं वो प्राइवेट गवर्नमेंट फंडेड हैं और 29555, ठीक है, हाँ आप कर दो, थैंक यू। हाँ जी, जी हाँ, और 2955 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट फंडेड हैं। तो आपको ये कैलकुलेशन होपफुली समझ आ गई होगी। ठीक है, उसी तरीके से हमने ये फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म की है। एक्चुअली 7850 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बट अब ध्यान से समझना, 7850 स्टूडेंट्स में से सिर्फ
70% स्टूडेंट्स ही हैं जो प्राइवेट फंडेड कोटा से मेरे पास आए हुए हैं, और अगर मैं 70% निकाल लूँ तो ये आ जाता है 5495। तो ये 5495 की कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। टोटल 7850 स्टूडेंट्स मैंने सोचे थे, और 70% जो है वो प्राइवेटली फंडेड स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, यानी ये आ जाता है मेरा 5495। और वैसे ही ये जो 2355 है दैट रिप्रेजेंट्स माय 30% स्टूडेंट्स। देखो ये पूरा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से रिपोर्ट बनानी शुरू की गई है। मैंने एक्चुअली कितने बच्चे सोचे थे और उसके बाद रेशियो वाइज सिमिलरली लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने प्राइवेट फंडेड स्टूडेंट्स को और गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगराइज करने की कोशिश की है, बिकॉज दोनों से मैं सेपरेट फीस चार्ज करने वाला हूँ। ठीक है, और एक्चुअल में अब इस तरीके से ये रिपोर्ट हमने तैयार करनी है दोस्तों। नॉलेज बेस के एक्चुअल फिगर्स हमें दिए हुए हैं, सो उसकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉलेज बेस का डेटा हमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बेस की बात करें तो अकाउंटिंग में 4100 स्टूडेंट्स, वैसे ही लॉ में और इकोनॉमिक्स में रिस्पेक्टिवली उनके स्टूडेंट्स का डेटा हमें दिया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सेम डेटा इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है, 4100, 2500 एंड 1200। और ये जो फीस अमाउंट है ये भी हमें इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इटसेल्फ, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये डेटा दिया था इन्होंने। जी हाँ, ये फीस स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम टोटल स्टूडेंट से फीस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मैं पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सभी पार्ट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स की फीस कितनी दी हुई है? 1 लाख रुपीज़ की इकोनॉमिक्स की फीस दी हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाइए। 1200 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और 1200 स्टूडेंट्स को अगर मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय फीस करके मैंने ये टोटल रेवेन्यू निकाला हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है, यानी अगर 2955 और कितना फीस अकाउंटिंग के लिए चार्ज कर रहे हैं एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं। अकाउंटिंग के लिए जो लर्निंग होराइजन है वो 1,20,000 की फीस चार्ज कर रहा है दोस्तों। ठीक है, सो 1,20,000 इंटू 2955 ये आ जाएगा 3546, और जीरोस की तो कोई गिनती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आ जाता है 3546 दोस्तों। ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने? 2955 मल्टीप्लाई बाय में जो हमारी 1.5 लाख की फीस है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले आपने निकाल लेने हैं, बजटेड और एक्चुअल, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर से आप मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू के फिगर्स पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अब आप अच्छे से कर लेंगे आई होप। तो टोटल रेवेन्यू वाली बात हमने कर ली है, अब कुछ एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो एक्सपेंडिचर में सैलरीज का डेटा दिया हुआ है। 25 लाख हमने सोचा था, सॉरी 2,50,00,000 हमने सोचा था कि एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? आइए इसका रीज़न देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमने ज़्यादा सैलरीज पे की थी, अकॉर्डिंगली ये हमारा जो खर्चा है वो इंक्रीज हो गया है। एक बार सैलरी पर चल लेते हैं, सैलरी कहाँ दी हुई है? ये देखिए, ये डेटा दिया हुआ है हमें। 5 लाख सोचा मैंने एक लेक्चरर को देने का, जबकि मैंने एक्चुअली 5,50,000 एक लेक्चरर को दिया हुआ है। हेंस मेरी सैलरी की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ठीक है, सो एक्चुअल में मैंने, ये देखो मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। एक्चुअल में मैंने 5 लाख सोचा था, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाता मेरा 250000, जबकि एक्चुअल में मुझे खर्चा कितना करना पड़ा? तो एक्चुअल में मुझे 5,50,000 का एक्सपेंस करना पड़ा, एंड 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो मेरी सैलरी में इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हमारे पीयर इंस्टीट्यूट की बात करें नॉलेज बेस की, तो वो तो ज़्यादा सैलरी ही दे रहा है हमसे। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की बात करें तो हम बिल्कुल जो सोचा था उतना ही एक्सपेंस कर रहे हैं, और सामने वाला इंस्टीट्यूट भी उतना ही एक्सपेंस कर रहा है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों,
दोस्तों, मैंने सिर्फ रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना शुरू किया है और डेटा को हम यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ट्यूशन मटेरियल, केटरिंग, क्लीनिंग, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ कंपाइल करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में ट्यूशन मटेरियल की कॉस्ट 42 लाख की हो रही है, केटरिंग की 10 लाख की, क्लीनिंग की और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट की, ये एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है। बट बजटेड कॉस्ट जो है वो वेरी कर रही है। देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, क्वेश्चन में हमने रीड किया था कि जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। सो जितनी कॉस्ट हमने सोची थी उतनी ही कॉस्ट इंकर होगी, बिकॉज ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। हाँ, माना कि मैंने 8500 स्टूडेंट्स के हिसाब से अपना बजट बताया था, बट फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे मेरे पास ज़्यादा बच्चे आएँ चाहे मेरे पास कम बच्चे आएँ दोस्तों। बट दूसरी कॉस्ट चेंज हो गई हैं, अगर आप ध्यान से देखें। एक कॉस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि ये वाली पर्टिकुलर कॉस्ट है, हमने सोचा था कि 1 करोड़ की कॉस्ट इंकर होने वाली है, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, हमने सोचा था कि 1 करोड़ की कॉस्ट इंकर होने वाली है, बट इस पर्टिकुलर कॉस्ट में 75% कॉस्ट जो थी वो मेरी फिक्स्ड थी दोस्तों, और 25% कॉस्ट जो थी वो वेरिएबल थी। अब ये जो 1 करोड़ की कॉस्ट है, ये तो मैंने तय की थी विद रिस्पेक्ट टू 8500 स्टूडेंट्स, बट एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स मेरे पास एनरोल हुए? एक्चुअल में तो 7850 स्टूडेंट्स ही एनरोल हुए दोस्तों। तो उस केस में भी ये 75% तो फिक्स ही रहेगा, यानी 75 लाख की कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये जो 25% की कॉस्ट है, यानी कि 25 लाख रुपीज़, ये मेरा चेंज हो जाएगा। ये मैंने डिसाइड की थी 8500 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं 7850। सो 25 lakhs मल्टीप्लाई बाय में 7850 डिवाइड बाय में 8500, ये कॉस्ट आ जाएगी मेरी 2308823। अगर मैं ये वाली कैलकुलेशन देखूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2308823, ठीक है। और इसमें अगर मैं 75 lakhs को ऐड कर दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 980823। अगर मैं यहाँ पे 75 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दूं तो मेरा जो टोटल है वो कुछ ये आ जाएगा, और ये और कुछ नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर दी हुई है। सो मेरे स्टूडेंट्स क्योंकि कम एनरोल हुए हैं तो मेरी कॉस्ट जो है सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो हमने एक स्टेटमेंट बना ली है, और अब फाइनली हम बता सकते हैं कि हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो 25 करोड़ का, बड़ी सारी जीरो हैं। हाँ, हमने सोचा था कि 25 करोड़ का प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअल में सिर्फ 16 करोड़ का ही मुझे प्रॉफिट हुआ है। और वहीं अगर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 26 करोड़ का मोटा ताज़ा प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। हालांकि इसकी रीज़न भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। देखो, सबसे पहले तो रेवेन्यू कम होने का रीज़न जो है वो हम जानते ही हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट मिक्स है, गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ गए जितने हमने सोचे थे उसके कंपैरिजन में, इसलिए मेरा रेवेन्यू तो कम होना निश्चित ही बात थी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो सेमी वेरिएबल नेचर के हैं, बट फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे बच्चे कम हो चाहे ज़्यादा हो। इस वजह से भी मेरी कॉस्ट में कुछ ज़्यादा कमी नहीं आएगी, चाहे बच्चे कम ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरी कॉस्ट तो उतनी इंकर होने ही वाली है। इसके अलावा ये दो मेन रीजंस हैं, और इसके अलावा कुछ हमें और खर्चे करने पड़े, जैसे कि सैलरीज के केस में 5 लाख सोचा था, बट एक्चुअली मुझे देना पड़ा 5,50,000 रुपीज़। सो जिससे आप देखेंगे कि 25 लैक्स का तो मोटा मोटा मेरा यहाँ पे ही फ़र्क आ गया दोस्तों। सो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से मेरा रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू माई बजटेड फिगर, ठीक है। ये कुछ थ्योरी दी हुई है, आप पढ़ लेना, रिपोर्ट में ऐसा कुछ मांगा नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, अब ये इन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया है कि क्यों हमारा रेवेन्यू कम हो गया या फिर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि 8500 स्टूडेंट्स हमने सोचे थे, जबकि एक्चुअल में सिर्फ 7850 आए, तो ऐसा क्यों हुआ पता लगाओ। चलो ठीक है, एक रीज़न ये है कि हमने बच्चे जितने सोचे थे उससे कम आए, तो इसलिए। दूसरा रीज़न है रेवेन्यू का। देखो, एक्चुअली अभी अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, जबकि बजटेड
अगर मैं देखूं तो 81.4 करोड़ का रेवेन्यू मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। अब इसका क्या रीज़न है, वही दिया हुआ है कि जो मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स है, यही मेन रीज़न है इस चीज़ का। अगर एक्सपेंडिचर साइड बात करें तो एक्चुअल खर्चा 63 करोड़ का है, जबकि बजटेड खर्चा 56 करोड़ का है। 7 करोड़ का डिफरेंस है। एक मिनट देखने दो मुझे ज़रा। अरे हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर 63 करोड़ का है यारों, जबकि मैंने तो सिर्फ 56 करोड़ ही एक्सपेक्ट किया था। ओके, तो ये भी हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और 12% का अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज है। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न दिया हुआ है हाई मार्केट रेट का। हम सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही है, बट ट्यूशन मटेरियल पर जो खर्चा हो रहा है वो भी हम ज़्यादा कर रहे हैं। ये उसने दूसरा रीज़न दिया हुआ है। ट्यूशन मटेरियल में कितना फ़र्क आया है ये एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, एक्चुअली 42 करोड़ का खर्चा ट्यूशन मटेरियल पे मैं कर रहा हूँ, जबकि करना कितना चाहिए था? सिर्फ 36 करोड़ का। तो यस, अराउंड 5 करोड़ का यहाँ पर भी फ़र्क आ गया है। बहुत ह्यूज अमाउंट्स होती हैं दोस्तों ये वाली, ठीक है। और इसका रीज़न जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो सकता है, बट वो हमें चेक करना होगा। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी कुछ ओवर स्पेंड किया है। ये बेसिकली यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, जिसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। और ओवरऑल सिचुएशन क्या है फिर एनालिसिस के बेस पे, ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे दोस्तों ओवरऑल। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे आपको सब कुछ करके देंगे, डेटा बना कर देंगे, सिर्फ एनालिसिस करने का बोलेंगे, तो वहाँ पे आपको ये 4-5 पॉइंट्स लिखने होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो एक शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। नेचुरल सी बात है, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो शॉर्टफॉल तो होगा। तो अभी तक हमने क्या किया दोस्तों? हमने बीबीएम मॉडल के अकॉर्डिंग रिजल्ट सेगमेंट को शुरू किया, और रिजल्ट सेगमेंट में हमने फाइनेंशियल रिजल्ट वाला जो पोर्शन था वो डील किया है। अब बात कर लेते हैं कस्टमर रिजल्ट या कॉम्पिटिटर रिजल्ट कह लो आप इस चीज़ को। अब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस एज पर बीबीएम मॉडल हम चेक करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अगर अब आप उसी स्टेटमेंट में से टोटल रेवेन्यू देखोगे तो कुछ बजटेड ये था, बट एक्चुअल ये हुआ, और कुल मिला के नॉलेज बेस से तो काफ़ी कम है। और अगर पर स्टूडेंट कॉस्ट निकालूँ तो मेरा पर स्टूडेंट बजटेड रेवेन्यू था 1 लाख रुपीज़ का, जो एक्चुअल में अब आ गया है 1,01,000। तो मेरा ये डिक्रीज़ हुआ है, और नॉलेज बेस के कंपैरिजन में रेवेन्यू मेरा कम है। सिमिलरली कॉस्ट पर स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो 71,000 की बजटेड कॉस्ट थी, बट एक्चुअल में वो 80,000 की आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, 80,000 पर स्टूडेंट की मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, जबकि गवर्नमेंट ने तो मेरे ऊपर सीलिंग लगा रखी है 75,000 की दोस्तों। तो ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन मेरे लिए हो गई है, और मुझे इमीडिएटली स्टेप्स लेने होंगे इस कॉस्ट को कम करने के, अदरवाइज आई एम गोइंग टू बियर सम लॉसेस, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट अब हमने यहाँ पर हाउएवर द रेवेन्यू पर स्टूडेंट इज मच हायर एनालाइजिंग द कंपोनेंट्स फर्दर। सो अभी ये फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला रीज़न है स्टूडेंट मिक्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये तीनों रीजंस बात करते हैं कोर्स रेट के बारे में। इनका कहना है, क्योंकि हम कंपेटिटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि लर्निंग होराइजन कम कमा रहा है एज कम्पेयर टू नॉलेज बेस, बिकॉज लर्निंग होराइजन की जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है, वो लेस है। जो ये अपने अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए चार्ज कर रहा है अमाउंट, ये कम चार्ज कर रहा है। तो दूसरा रीज़न तो ये है इसके कम रेवेन्यू का। और तीसरा इन्होंने बोला कि ट्यूशन मटेरियल पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जिसे इकोनोमाइज करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन चल रहा है दोनों इंस्टीट्यूट के बेस में। जबकि आपने ध्यान दिया होगा फाइनेंशियल रिजल्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था तो सिर्फ मेरा फोकस लर्निंग होराइजन के बजट और एक्चुअल पे था, बट जब मैं कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं नॉलेज बेस और लर्निंग होराइजन को कंपेयर कर रहा हूँ। आई होप गेटिंग कि हम ये फर्दर एनालिसिस कंपेटिटिव पॉइंट से कर रहे हैं। लास्ट में एक इन्होंने पॉइंट लिया है टेकअप रेट, ठीक है जी। टेकअप रेट क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इंक्वायरीज के बारे में बात करता है कि कितनी इंक्वायरीज मेरे पास स्टूडेंट्स की आई और एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स ने मेरे पास एनरोलमेंट करवाया, ठीक है। कोटा फैक्ट्री में वो जीतू भैया वाला याद है ना आपको, बच्चे स्कूल छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। एनी हो, यहाँ पर टेकअप रेट की बात करें तो टेकअप रेट जो है वो 89% का बजटेड था, बट एक्चुअल में सिर्फ 84% बच्चे ही मेरे पास आए। तो मेरे बजटेड से भी काफ़ी कम मेरा टेकअप रेट है। और वहीं यहाँ पर बात करूँ
तो मेरा टेकअप रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी अच्छा है। बट ये अच्छा होने का कारण भी सीधी सी बात है, देखो यार मैं फ़ीस कम चार्ज कर रहा हूँ, समझ रहे हो, लॉ के लिए मेरी फ़ीस कम है, तो जो फीस बचाने वाले स्टूडेंट्स हैं ये एक्चुअल में उनकी वजह से मेरा रेट ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर भी मेरा बजटेड के कंपैरिजन में टेकअप रेट अच्छा हुआ है और इसका भी रीज़न सेम है, इकोनॉमिक्स के लिए मेरी फ़ीस मैं कम चार्ज करता हूँ एज़ कम्पेयर टू दी अदर इंस्टीट्यूट, बट स्टिल अदर इंस्टीट्यूट का टेकअप रेट ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे एनालिसिस करने वाली बात है दोस्तों, आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है डिटर्मिनेंट सेगमेंट में, जहाँ पर हमें क्यों फिर डिटर्मिनेंट्स क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्वालिटी की बात की है, क्वालिटी कैसे डिटरमाइन होगी, पासिंग रेट से। ठीक है, पासिंग रेट हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें निकालना नहीं है, और पासिंग रेट के बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि लर्निंग होराइजन इज़ अ मच बेटर इंस्टीट्यूट इन दिस रिस्पेक्ट। पैसा चाहे कम कमा रहा हो बट इज्जत कमा रहा है, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहा है, और हैंस मैं बोल सकता हूँ कि जो फुल टाइम स्टाफ ये हायर करते हैं वो जस्टिफाइबल है। फ्री लैंस स्टाफ रखने से अगर रिजल्ट्स कम आ रहे हैं तो हमें वो रखना नहीं चाहिए, ऐसा बोला गया। तो पहला था क्वालिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि अब ये ऑनलाइन लेक्चर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, वीकेंड कोर्सेज देने की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली दोनों ही इंस्टीट्यूट फ्लेक्सिबल तो हैं, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। अगर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें तो रिसोर्स होता है टीचर और स्टूडेंट रेशियो के बेस पे डिटरमाइन, और टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो थोड़ा सा चिंताजनक है लर्निंग होराइजन के केस में, बिकॉज 4 टीचर्स सोचे थे रिक्रूट करने के, बट एक्चुअल रिक्रूटमेंट 10 लेक्चर आवर्स का इनको करना पड़ा। तो इसका क्या रीज़न है, हाइयर टर्नओवर क्यों हो रहा है लर्निंग होराइजन के केस में, वो पता लगाना होगा। जबकि नॉलेज बेस के केस में एक ज़्यादा स्टेबल स्टाफ हमें देखने को मिला, बिकॉज उन्होंने ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स नहीं करी। और इनोवेशन की बात करें दोस्तों तो 6 नए कोर्सेज जो है वो नॉलेज बेस लेकर आ रहा है, जबकि लर्निंग होराइजन कोई नए कोर्स लाने की बात नहीं कर रहा। तो इनोवेशन वाइज नॉलेज बेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। और लास्ट पार्ट में उसने पूछा था कि एक ऐसा मेथड बताओ जिससे मैं अपनी जो कॉस्ट है उसे विद इन अ लिमिट ऑफ गवर्नमेंट यानी कि 75,000 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। तो वो मेथड और कोई नहीं, ये टारगेट कॉस्ट मेथड है दोस्तों। ये पूरे क्वेश्चन का डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा लेंदी हुआ है, बट मेरी एडवाइस मानो तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूरा सुन लेना, अच्छे से काम आएगा आपके। और लास्ट में आईसीए ने खुद नोट दिया हुआ है कि भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, आप घबराना मत, एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, और पूछेंगे तो इसको टुकड़ों में पूछेंगे कम मार्क्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 विच टॉक्स अबाउट हेल्थ केयर हॉस्पिटल। देखो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस किया था जो बेसिकली डील करता था एजुकेशन सेक्टर से। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी का एक वेरिएंट है और ये डील करता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री से। ठीक है जी, सो दोनों ही क्वेश्चन मोर और लेस सेम है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, यानी दोनों में ही हमें डेटा एनालिसिस करना है। ठीक है, तो जिन लोगों को डेटा एनालिसिस की पोस्ट लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट है वो इस क्वेश्चन को कृपया ध्यान से देखें। हालांकि ये क्वेश्चन क्योंकि 22 जैसा बिल्कुल सेम है तो मैं इसका जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ, सॉल्व आप इसको खुद कर लेंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन के डिस्कशन को करते हैं शुरू। हेल्थ केयर हॉस्पिटल है जो 15 ईयर्स से वर्क कर रहा है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, और गवर्नमेंट ग्रांट्स इसको रिसीव होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और इस ग्रांट को रिसीव करने के लिए एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। बट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें लगता है कि ये जो ग्रांट्स हैं वो हम इन्हें दे तो रहे हैं बट ये सही से यूटिलाइज नहीं की जा रही। क्वेश्चन का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो ग्रांट कमेटी ने सोचा कि हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये हॉस्पिटल एक्चुअल में अपने फंड्स को अच्छे से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने बेंचमार्क के तौर पे दूसरे हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना ज़रूरी समझा, और वो दूसरा हॉस्पिटल है लाइफलाइन हॉस्पिटल। लाइफलाइन हॉस्पिटल को भी सेम अमाउंट ऑफ ग्रांट मिलती है ग्रांट कमेटी से, बट इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज compared to the hospital in the question, that is healthcare hospital.
दोनों का डेटा दिया हुआ है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल का बजटेड और एक्चुअल डेटा गिवन है, जबकि लाइफलाइन हॉस्पिटल का एक्चुअल डेटा हमें गिवन है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 22। ओके, बहुत सारा डेटा अब यहाँ पर हमें देकर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, द ग्रांट कमिटी वांट्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द हॉस्पिटल्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें उसने बोल दिया था कि बीबीएम मॉडल को यूज करते हुए आप कृपया एनालाइज कीजिए। सो वो बीबीएम तो हमारे चैप्टर का एक टॉपिक है, तो हमने कर लिया इजीली। बट यहाँ पर उसने बिल्कुल जर्नल सेंस में एक क्वेश्चन बनाकर डाल दिया है कि कृपया एनालाइज कीजिए परफॉर्मेंस को इन फैक्टर्स के बेस पर। अब ये कोई डिस्कस किए हुए आपके चैप्टर में फैक्टर्स नहीं है, ये स्पेसिफिकली एक नया क्वेश्चन है। आप अगर ऐसा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सच है। ठीक है, तो हमें इन फैक्टर्स के बेस पे परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, वाइल प्रिपेयरिंग दी बैलेंस स्कोर कार्ड हाउ विल यू कैटेगराइज दी अबव परफॉर्मेंस मेजर्स। अच्छा, बैलेंस स्कोर कार्ड आपने पढ़ा हुआ है। बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 तरीके के मेजर्स होते हैं। ठीक है, आपको याद आ रहे हैं क्या? एक बार आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में। जी हाँ, सबसे पहला होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। ठीक है, दूसरा होता है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, तीसरा होता है लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, और वैसे ही फोर्थ होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, और चौथा कौन सा होता है मैं खुद भूल गया हूँ, ओ माय गॉड। चलिए फोर्थ को देखेंगे क्या होता है। तो हमें बैलेंस स्कोर कार्ड के इन चारों एरियाज में इन परफॉर्मेंस मेजर्स को कैटेगराइज करना है बेसिकली। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेस टू सर्विसेज और क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो है ये बेसिकली मेरा चला जाएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव में, बिकॉज कस्टमर को सर्विसेज की एक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही और किस तरीके की परफॉर्मेंस हम कस्टमर को दे पा रहे हैं, उन दोनों की डिस्कशन यहाँ पर होती है दोस्तों। वैसे ही एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस की जो बात करें तो ये मेरा चला जाएगा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, बिकॉज इंटरनल पर्सपेक्टिव में हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अरे हाँ यार सॉरी, लर्निंग एंड ग्रोथ और यहाँ पे था फाइनेंशियल, याद आ गया ना। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, और जो इनोवेशंस वाला पोर्शन है वो मेरा कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा लर्निंग एंड ग्रोथ वाले पर्सपेक्टिव में। सो बिल्कुल सिंपल था, वाइल प्रिपेयरिंग दी बैलेंस स्कोर कार्ड आपको कैटेगराइज करने का पूछा गया कि कैसे कैटेगराइज करोगे, तो इन पांचों को मैंने कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है इन फैक्टर्स के बेस पे, तो सबसे पहला फैक्टर है एक्सेस टू सर्विसेज। ठीक है, आइए अपने रिपोर्ट में चलते हैं और देखते हैं कि एक्सेस टू सर्विस के रिस्पेक्ट में क्या डेटा दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि एक्सेस टू सर्विस में कौन कौन से फैक्टर्स मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। सो टोटल इन पेशेंट्स, कितने पेशेंट्स का मैंने ट्रीटमेंट किया, वो बिल्कुल एक्सेस टू सर्विस वाले पोर्शन में आ जाएगा। डिले इन एडमिशन, कितने इन पेशेंट्स को एडमिशन देने में डिले हुआ, वो भी इसी फैक्टर में इंक्लूड होगा। कितने आउट पेशेंट्स थे, वो भी यहीं पे एक्सेस टू सर्विस में आएगा। डिले इन अपॉइंटमेंट, जी हाँ, डिले इन एडमिशन एंड डिले इन अपॉइंटमेंट दोनों ही एक्सेस टू सर्विस वाले पोर्शन में कवर होंगे। नंबर ऑफ इमरजेंसी एडमिशंस, बेसिकली इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट से मैं डील कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट है डिले इन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, तो कितने लोगों को हमने एडमिशन तो दे दिया बट मेडिकल केयर नहीं दी, तो उसका क्या फ़ायदा, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज, ये यहाँ पर नहीं आएगा। कैंसल्ड और डिलेड ऑपरेशंस, ये भी यहाँ नहीं आएगा। कैंसल्ड और डिलेड ऑपरेशंस, एक्सेस टू सर्विसेज, मुझे लगता है ये दोनों भी यहाँ पर कवर हो जाने चाहिए। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिलेटेड टू मेडिकल केयर, नहीं ये नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। सो फाइनली एक्सेस टू सर्विसेज वाले पोर्शन में ये वाले कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं और हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए आईसीआई ने अपने आंसर में क्या किया है वो देख लेते हैं। देखो एक्सेस टू सर्विसेज में इन्होंने
इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर किया है। अब कौन कौन से फैक्टर्स इन्होंने लिए हैं? जी हाँ, डिले इन एडमिशन, जी बिल्कुल, डिले इन अपॉइंटमेंट, ये भी हमने देखा, डिले इन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, हाँ, नंबर ऑफ मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज जो लास्ट में दिया हुआ था, और कैंसल्ड और डिलेड ऑपरेशंस। सो ये पांचों पैरामीटर्स को एक्सेस टू सर्विसेज के हेड में डिस्कस किया गया है। अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ डेटा को एज इट इज पिक करना है और उसे एनालाइज करना शुरू करना है। जैसे कि फर्स्ट जो फैक्टर है मैं उसकी बात करता हूँ। देखो, टोटल इन पेशेंट्स का डेटा हमें दिया हुआ था कि बजटेड हम सोच रहे थे कि 1,10,000 जो पेशेंट्स हैं उनको एडमिशन देना पड़ेगा, जबकि एक्चुअली सिर्फ 96,000 को ही हम एडमिशन दे पाए, जबकि दूसरे हॉस्पिटल ने 1 लाख पेशेंट्स को एडमिट किया है। ठीक है, ये भी अब क्वेश्चन में ही डेटा दिया हुआ है दैट डिले इन एडमिशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि 1100 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें कम से कम भी एक हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, और 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। ऐसे कितने पेशेंट्स होंगे? तो 0 नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे। बट अगर मैं एक्चुअल सिचुएशन देखूं तो एक से ज़्यादा हफ्ता लग गया। ऐसे कितने पेशेंट्स थे? 2,880 पेशेंट्स को एक हफ्ते तक बेड ही नहीं दे पाए। और किन पेशेंट्स को 2 हफ्ते से भी ज़्यादा वेट करना पड़ा? 960 नंबर ऑफ पेशेंट्स को इतने ज़्यादा समय के लिए वेट करना पड़ा। और ये सिचुएशन को इंडिया में नहीं है, अभी कोरोना के टाइम में अप्रैल में हमने देखा ना कितनी दिक्कत थी, बेड्स अवेलेबल ही नहीं थे। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हमने ये पूरा क्वेश्चन में से ही डेटा उठाया है, तो हमने सॉल्व क्या किया? सॉल्व किया हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन, हमने परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट किया कि 1100 टोटल इन पेशेंट्स का कितना परसेंटेज होता है दोस्तों? तो वो होता है 1%। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक हफ्ते से ज़्यादा मुझे लग जाएगा पेशेंट को एडमिट करने में। ऐसे कितने पेशेंट होंगे? सिर्फ 1%। और 2 हफ्ते से ज़्यादा समय लगेगा 0% पेशेंट्स को। बट एक्चुअल में 3% पेशेंट्स की रेशियो आ गई, और यहाँ पर भी 1% पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय लग गया। तो बस ये कैलकुलेशन पार्ट हमने किया है, और उसके बाद इसी को हमने पैरा फॉर्म में फर्दर इलेबोरेट करना है, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टू मेक द क्वेश्चन स्वीट एंड शॉर्ट। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेस टू सर्विसेज वाले पोर्शन में हमने अदर फैक्टर्स का डेटा उठाया और उसकी सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे कंपैरिजन किया है। परसेंटेज निकालो और उसके बाद उस थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में इलेबोरेशन कर दो। वैसे ही ये तीसरा फैक्टर है डिले इन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर इन इमरजेंसी सिचुएशंस। सो ऐसे 5 इंस्टेंसेस थे जहां पर हम इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आए थे। डेटा को उठाना है और रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। आपको बस पता होना चाहिए कि एक्सेस टू सर्विसेज वाले हेड में कौन कौन से पैरामीटर्स आ सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, 5 पैरामीटर्स हैं जो क्वेश्चन में हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? नेक्स्ट फैक्टर है क्लिनिकल परफॉर्मेंस। क्लिनिकल परफॉर्मेंस का मतलब है कि परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, क्या डॉक्टर की कोई कंप्लेंट, नर्स की कोई कंप्लेंट। गब्बर इज बैक देखा ना आपने, डॉक्टर्स कितने अच्छे नहीं दिखाए गए थे उस मूवी में। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता होगा, आई होप। तो ये जितने भी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं मेडिकल केयर रिलेटेड, वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। फिर कितनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई, कितनी डेथ्स हो गई हैं दोस्तों, कितनी मेडिकल नेग्लिजेंस के केस देखने को मिले। तो ये सब परफॉर्मेंस का पार्ट है। हॉस्पिटल की मेन परफॉर्मेंस होता है मेडिकल एड को देना। ठीक है, जैसे कि जीएसटी में आपने पढ़ा ना, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, केयर, जो, तो वो सब ये मेडिकल पोर्शन में कवर होता है। सो नंबर ऑफ एरर्स, अरे यार दवाइयों देने में आपने कितने एरर्स कर दिए। तो हम बजट बनाकर चल रहे हैं कि 15 लोगों को तो हम गलत दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। पता नहीं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट एक्चुअल में मैंने 45 पेशेंट्स को गलत दवाई लिख कर दे दी दोस्तों, वेरी बैड। और लाइफलाइन हॉस्पिटल ने भी 10 केसेस में गलत प्रिस्क्रिप्शन दी है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट, नंबर ऑफ इन्फेक्शन आउटब्रेक्स। मतलब एक कोविड रिलेटेड पेशेंट आया और उसकी वजह से जो स्वस्थ पेशेंट्स थे उनको भी कोविड फैल गया। ऐसा बजट में तो कुछ नहीं सोचा था, बट एक्चुअल में 2 बंदों के साथ ऐसा हो गया फॉर एग्जांपल। तो कुछ नहीं, बस ये डेटा है और इसे फिर फर्दर एनालाइज किया हुआ है इस पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ नहीं,
ये यहाँ पर डन होता है। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया था एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, जिसके लिए हमने 3 पैरामीटर्स को क्वेश्चन में से उठा लिया है और हमने एनालाइज किया हुआ। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ के क्या मतलब है। फाइनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेस पे देखा जाए तो एक्चुअल सरप्लस हमारा 1 करोड़ का आ रहा है, जबकि बजटेड 3 करोड़ था। हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा भी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखना है। और फाइनली लाइफलाइन हॉस्पिटल का जो सरप्लस है वो 4 करोड़ का है। सेम ग्रांट मिलने पर वो हमसे ज़्यादा कमा रहा है, ऐसा क्यों, ये एनालाइज करने वाली बात है। और अगर इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में जनरली ट्रेनिंग और रिसर्च की बात की जाती है। सो हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, वो यहाँ पर एनालाइज किया गया है, तो आप कर सकते हैं। और बैलेंस स्कोर कार्ड के परफॉर्मेंस मेजर्स में अगर कैटेगराइजेशन करनी हो तो वो हम कैसे कैसे करेंगे, ये डिस्कशन में पहले ही कर चुका हूँ। देखिए, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, 4 पर्सपेक्टिव होते हैं और उसमें हमने कैटेगराइजेशन किया हुआ है। और लास्ट में आईसीआई का नोट वही पुराना कि भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या बोलता है आइए फटाफट से देखते हैं। ड्यूरिंग सितंबर 2020 सैंडी ऑफर्स बंडलिंग एंड आइटम पैकिंग फैसिलिटीज ओके टू गिव बेस्ट फैसिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स। जर्नल ज्ञान दिया हुआ। सैंडी plans to pack 93750 items at the rate of 4.5 per item. Okay, Sandy estimates that variable cost will be equal to 1.5 per item. Okay, and that the fixed cost will be 58,000 per month. ठीक है, ये बजटेड डेटा बेसिकली मुझे दिया हुआ है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इन सितंबर 2020 सैंडी एक्चुअली पैक्ड 112,500 आइटम्स। अरे वाह, उसने सोचा था कि 93,750 आइटम्स वो पैक करेगी, बट एक्चुअल में उसने काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली पैक कर दिया है, अच्छी बात है। एंड एज अ रिजल्ट रिसीव्ड 5,06,250 रुपीज एज टोटल रेवेन्यू। ओके, हाउएवर सैंडी पेड 180 ऑन रिसोर्सेज। ओके, यानी कि मैंने सोचा था कि मैं 93750 मल्टीप्लाई बाय में 1.5, तो मेरे को 1,40,625 का एक्सपेंडिचर इंकर होना चाहिए था। तो मैं कितना मान के चल रहा था 93,750 पे मुझे 4.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, सॉरी 1.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 146.25 का एक्सपेंस होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में मैंने कितना खर्चा कर दिया है 1,80,000 रुपीज़ का। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। इन एडिशन सैंडी पेड 70,000 टू वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिक्स्ड एक्सपेंस भी मैंने 70,000 का किया है, जबकि मैंने सोचा कितना था 58,000 का। फाइन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन, लास्ट में कुछ रीजन दिया हुआ है, नॉट रेलेवेंट। वट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रिपेयर अ बजट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट, कि क्या क्या फ़र्क आया, कहाँ कहाँ आया, वो हमें बजट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट बनानी है। तो देख लेते हैं फटाफट क्या क्या वर्किंग करी हुई है इन्होंने, और फिर बना लेते हैं बजट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट अपनी। देखो 93,750 आइटम्स पैक करने का सोचा था, एक्चुअल में 112,500 करी, जिसकी वजह से रेवेन्यू मेरा आ गया 421,875। अगर मैं 93,750 मल्टीप्लाई बाय में 4.5 कर दूं तो मेरा 421,875 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, सो मेरा ये फिगर कैसे कैलकुलेट हुआ है मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूं। 93,750 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय में 4.5 पर यूनिट, तो मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 4,21,000 का, जबकि एक्चुअल में मेरा रेवेन्यू है 5,06,000 का। ओके, मेरी वेरिएबल कॉस्ट ये एट द रेट ऑफ 1.5 पर यूनिट कैलकुलेट की है विद रिस्पेक्ट टू 93,750 यूनिट्स। तो टोटल मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया है 281, बट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है 58,000 की, जबकि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 70,000 की। सो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ प्रॉफिट वाइज, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, और बजटेड के कंपैरिजन में मैं 33,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉफिट वेरिएंस की बात करूं तो 30,000 के प्रॉफिट जो है मेरा एडिशनल आ रहा है। अब हमें बजट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट बनानी है कि हमारे बजटेड प्रॉफिट में और एक्चुअल प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आया, वो बताता है बजट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट। तो आइए वो रिकन्सिलिएशन बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। देखो,
सिंपल सी बात है, मेरा बजटेड प्रॉफिट जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो था 223250, जबकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया दोस्तों 256250, यानी कि ये टोटल डिफरेंस है 33,000 का। बट वाई दिस डिफरेंट अराइजेस, ये डिफरेंस आया ही क्यों, हमें ये एनालाइज करना है। ठीक है, सो आइए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन वेरिएंस को देख लेते हैं। हमारे कंट्रीब्यूशन में वेरिएंस आया हुआ है। देखो, मैंने सोचा था कि 2,81,000 का कंट्रीब्यूशन हम अर्न करेंगे, जबकि एक्चुअल में हमने अर्न किया 3,26,250। कितना आ गया ये? 326,250 माइनस 281,250, तो कुल मिला के 45,000 का कंट्रीब्यूशन वेरिएंस मुझे देखने को मिल रहा है। फाइन। अगर मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस देखूं, तो मेरे पास 12,000 का एडवर्स आ रहा है। ये कंट्रीब्यूशन वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस मेरा एडवर्स आ रहा है दोस्तों। ठीक है जी, ये देखिए 70,000 एक्चुअल में इंकर हुआ है, जबकि इंकर होना चाहिए था 58,000 ओनली। और अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं देखूं तो ये आ जाता है 33,000 का। ठीक है, सो फाइनली मैं अपनी रिपोर्ट बना सकता हूँ। देख लेते हैं आईसीआई ने उसको कैसे बनाया है एक बार, ताकि फॉर्मेट हम मैच कर पाएँ। तो जी बिल्कुल, आईसीआई ने भी सेम काम किया है। आईसीआई ने 12,000 का फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस लिया है, ओपनिंग बजटेड प्रॉफिट लिया है, एक्चुअल प्रॉफिट लिया है, और 33,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है वो समझाने की कोशिश की है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई, मैंने फिक्स्ड वेरिएंस को लिया और इन दोनों को कंबाइन करके 45,000 का मैंने आंसर निकाला, जबकि आईसीआई ने इस 45,000 का भी हमें ब्रेकअप दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उन्होंने कंट्रीब्यूशन वेरिएंस नहीं निकाला, एक्चुअल में उन्होंने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस को अलग अलग करके दिखाया है। हालांकि आप जानते हैं, जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कंट्रीब्यूशन वेरिएंस के नाम से जाना जाता है। एनी हाउ, ये यहाँ पे बन जाएगा। और इन्होंने कुछ थियरी लिखी हुई है, और थियरी एक बार आप ज़रूर रेफ़र कर लेंगे इसकी। तो थियरी में इन्होंने सबसे पहले सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस के बारे में बताया, फिर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में बताया, और लास्ट में फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस को डिस्कस किया है इन्होंने। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल डन होता है। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 मार्क्स का कभी देखने को मिल सकता है। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। Pristine Makers is one of the largest laundry service provider for suits. The firm has a set of price of 510 rupees for cleaning the suit set. तो एक सेट ऑफ सूट को क्लीन करने के लिए ये 510 रुपीज़ चार्ज करते हैं। प्रेस्टिन मेकर्स डिराइव्ड दिस प्राइस एज फॉलोस। तो ये 510 रुपीज़ का प्राइस इन्होंने कैसे डिराइव किया है उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 35 रुपीज़ की चार्ज लगती है। हम यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? 35 पर सूट का डायरेक्ट मटेरियल लगता है। ओके, लेबर की ये कॉस्ट कितनी आती है? तो लेबर की कॉस्ट आती है 150 रुपीज़ की दोस्तों। ये कैसे निकलती है? एक सूट में 3 घंटे लगते हैं और पर आवर हम 50 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट करते हैं। फाइन। वेरिएबल ओवरहेड हमें इंकर करने पड़ते हैं 70 रुपीज़ के, माय डियर फ्रेंड्स। और जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो 45 रुपीज़ के हमें इंकर करने पड़ते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड आते हैं 45 रुपीज़ के, सिमिलर बेसिस पे 3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय में 15 पर आवर के हिसाब से। ठीक है, एंड मार्कअप ऑफ 70% ऑन टोटल कॉस्ट। ओ माय गॉड, टोटल 70% का मार्जिन ये कमाते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर। यानी कि अगर 35 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 45 टोटल अमाउंट्स टू 300 रुपीज़, और इसके ऊपर 70% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 210 रुपीज़, and the total will amount to 510 rupees. So 70% का अच्छा खासा मार्जिन भी लॉन्ड्री बिजनेस में होता है दोस्तों। देखो सी ये हमें क्या क्या सिखा रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रेस्टीन मेकर्स इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी। दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी के लिए। हैंस कस्टमर्स आर विलिंग टू पे द प्रीमियम प्राइस। ठीक है, ये 210 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने का कारण बता दिया है हमें उन्होंने। द फर्म एम्प्लॉयज रिसीव्ड अ फिक्स्ड सैलरी, उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलती है, वेजेस पे काम नहीं करते। तो फिर ये आवरली रेट आप सोच रहे हैं ये कैसे निकाला, अगर फिक्स सैलरी दे रहे हैं तो उसने बोला द आवरली रेट इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल सैलरी बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल। ओके, जैसे हम आईपीसी में एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे ना दोस्तों, आईपीसीसी में, ये वो वाली कहानी है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सूट्स क्लीन्ड, वेयर एज फिक्स्ड ओवरहेड इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट। ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है लेबर की वजह से, वो ये बता रहा है। Fixed overhead generally include office rent and administrative salary. Okay, fine. Now, a local hotel approached Pristine as the regular cleaner of these suits are on strike about the possibility of cleaning 130 suits. 130 suits का एक स्पेशल ऑर्डर इन लोगों के पास आया है, ठीक है, और प्रेस्टीन हैज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड क्लीनिंग मटेरियल अवेलेबल इन द स्टॉक। तो स्टॉक की तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। इट परसीव्स दैट इट कुड कंप्लीट 60% ऑफ द स्पेशल ऑर्डर ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर इटसेल्फ, यानी इनके पास एक्सेस कैपेसिटी भी पड़ी हुई है। ओके, however to complete the remaining 40 some of the overtime payment has to be done। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Overtime hours are paid at a premium which could be time and half, which could be टाइम एंड हाफ दी नॉर्मल आवरली रेट। अब टाइम एंड हाफ का क्या मतलब होता है यारों? टाइम एंड हाफ का मतलब है 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट। सो नॉर्मल रेट का 1.5 टाइम्स हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ओवर टाइम की। कोई इशू नहीं है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एडवाइज द प्राइस इट शेल कोट फॉर द स्पेशल ऑर्डर। क्या प्राइस इसे कोट करना चाहिए? ओके, द स्पेशल ऑर्डर डिसीजन डील विद एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। सेकंड पार्ट कहता है कि ये स्पेशल ऑर्डर है ये एक्सेस सप्लाई की वजह से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या हमारे पास एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, उसके ऊपर हमें एनालाइजेशन देना है। कोई बात नहीं, दे देंगे, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड पार्ट में रिक्वायरमेंट है वेदर सच स्पेशल ऑर्डर कैन बी एक्सेप्टेड ऑन रश बेसिस। क्या रश बेसिस पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला कि हम दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। पहला जो हमारी टाइमली डिलीवरी है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और दूसरा जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम जाने जाते हैं। तो अगर हम रश बेसिस पे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने लग गए तो फिर हमारी क्वालिटी पर इफेक्ट आ सकता है दोस्तों। तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए थर्ड पार्ट पे कमेंट करना होगा। चलिए एनी हाउ क्वेश्चन की डिस्कशन हो गई है, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट शुड बी द प्राइस विच आई शैल कोट। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो 130 पीसीस का मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है और 130 पीसीस पर मेरी कितनी कॉस्ट इंकर होने वाली है पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ। सो मेरे को कितना क्लीनिंग मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगी, 130 मल्टीप्लाई बाय में 35 पर सूट, तो मुझे 4550 की एडिशनल मटेरियल कॉस्ट लगने वाली है। लेबर की बात करूँ तो लेबर का करंट रेट अभी कितना चल रहा था, मैं 50 रुपीज़ पर आवर के बेस पर, और 3 आवर्स अभी मुझे करंटली लग रहे थे। बट स्पेशल ऑर्डर के लिए क्वेश्चन में स्पेशल डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 50 रुपीज़ का रेट नहीं चार्ज होगा, हमें ओवर टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी, और ओवर टाइम पेमेंट कितनी होती है, 50 मल्टीप्लाई बाय में 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट जो है मुझे वो देना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, मुझे 3 आवर्स का एडिशनल लेबर नहीं चाहिए दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी 60% एक्सेस कैपेसिटी है, तो आधा 60% काम तो मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में कर लूँगा। तो मेरी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एडिशनल पेमेंट अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 40% की ही एडिशनल पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। तो यानी एक्चुअल में अगर अब मैं लेबर की बात करूं तो मुझे 50 मल्टीप्लाई में 1.5 टाइम्स के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। और कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट है,
3 आवर्स का 40% ही मुझे एडिशनली अरेंज करना होगा और टोटल 130 सूट्स पर मेरी टोटल कितना खर्चा आ जाएगा 11,700 रुपीज़ का। वहीं वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना खर्चा आ जाएगा तो 130 सूट्स मल्टीप्लाई बाय में 70 9,100 का मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा आ जाएगा। हेंस मेरी टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी 25,350 की। अगर मैं पर सूट बेसिस पे देखूं तो पर सूट बेसिस पे मुझे 195 पर सूट का एक्सपेंस पड़ेगा एंड दिस प्राइस इज वेरी वेल बिलो द नॉर्मल प्राइस ऑफ 510। तो अगर मुझे उसे मिनिमम एक नया प्राइस कोट करना है तो मैं उसे 195 रुपीज़ ईजिली कोट कर सकता हूं, बट इस प्राइस में अभी कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है दोस्तों। तो मैं 195 के ऊपर भी थोड़ा बहुत कोट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने कहा है कि फर्म्स कैन फेस सिचुएशंस ऑफ वन टाइम स्पेशल ऑर्डर्स एंड कोट शुड बी मेड एट प्राइसेस दैट एक्सीड्स द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो 195 से लेकर 510 की रेंज के बीच में कुछ भी प्राइस में कोट कर सकता हूँ, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, फाइन दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, बट उसने लास्ट में बोला कि कृपया करके अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर कर लेना। ये वन टाइम ऑर्डर है तो क्या इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे? अगर तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, रिपीट बिजनेस मिल सकता है, तो फिर हम कम से कम चार्ज करेंगे, यानी 195 पर हम बैठ जा। आ जा भाई, अब तो आ ही जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। ठीक है, ये वैसे तो आपकी स्टडी मैट का क्वेश्चन है। अगर आप थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के चैप्टर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा, बट इसका डिस्कशन मैं यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि हम पूरी डाइजेस्ट को एक बार तो कवर करना ही चाहते हैं और इसमें कुछ नया पॉइंट है तो वो भी हम देख लेंगे। ADS यानी कि अजंता डिजिटल सॉल्यूशंस is a renowned name for manufacturing wide range of products. The Abacus division of this particular company is engaged in production of calculators which is capable of academic as well as commercial use. और करंटली 3 मॉडल्स ये लोग बनाते हैं, C100, C125 एंड C500। ये तीनों मॉडल्स का नेम है। These calculators are sold to customers through widespread retailers and distributors network across the country. Now, during the manufacturing process, each calculator needs to pass through various steps before it gets ready. So, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त बहुत से प्रोसेसेस से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है और उन सब प्रोसेसेस में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है PCIe। ठीक है, PCIe एक प्रोसेस का नाम है जहां पर जो प्रोसेसिंग चिप है उसे इंस्टॉल, एक्टिवेट और टेस्ट किया जाता है। फाइन। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एबेकस इज कॉन्स्ट्रेंट बाय PCIe। तो यहाँ पर उसने बोल दिया कि PCIe ही है जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर भी है इस क्वेश्चन में। अगर आप थ्रूपुट अकाउंटिंग जानते हैं तो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर पर हमारा सारा फोकस होता है। हम कंप्यूट करते हैं कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर कितनी परफॉर्मेंस पे काम कर रहा है और कैसे उसे मैक्सिमम यूटिलाइज हमें करना है। फर्दर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन तीनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में। तीनों ही प्रोडक्ट्स का सेल प्राइस, मटेरियल और लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ऑल द प्रोसेस एंड डिवीजन आर ऑपरेटिंग फॉर अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स इन अ डे। तो एक दिन में 8 आवर्स ये लोग काम करते हैं और जो कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर बेसिस पे आती है वो 5600 की आती है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है कि जो भी मुझे लेबर कॉस्ट लगती है प्लस अदर अगर कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को जनरली बोला जाता है टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। और पर आवर बेसिस पे 5600 कन्वर्जन कॉस्ट लगती है और एक दिन में मैं 8 घंटे काम करता हूँ। तो ड्यूरिंग द डे मुझे कितनी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती होगी तो वो आती होगी 8 आवर्स इंटू 5600। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ PCIe ड्यूरिंग अ डे इज द प्रोसेसिंग ऑफ आइदर 800 यूनिट्स ऑफ C100, या तो आप 800 यूनिट्स बना लो C100 मॉडल के, या फिर 560 यूनिट्स बना लो इन 8 घंटों में C125 मॉडल के, या फिर आप 320 यूनिट्स बना सकते हैं C500 के। ADS is capable of sale of more than one what they are presently capable to produce। यानी ज़रूरी नहीं है इन्हें एक ही मॉडल की कुछ यूनिट्स को बनाना है, ये चाहें तो C100 को, C125 और 500 को साइमल्टेनियसली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ADS is capable of sale of more than, ये हम पढ़ चुके हैं. The CEO of ADS recently attended a science fair, Robotech 4.0, where he saw a robot developed by Synergy Limited capable of assembling installation of processing chip to any sort of device. ठीक है. What is the requirement? ये सिर्फ जनरल ज्ञान दिया है, मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है क्वेश्चन में. मैनेजमेंट हायर्ड यू एज अ कॉस्ट कंसल्टेंट, एडवाइज ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. ठीक है, हमें सबसे पहले एडवाइस देनी है दैट ऑन अ रैंडम डे अगर हम 480, 140 एंड 120 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली इन 3 मॉडल्स के बनाते हैं तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा एफिशिएंसी लेवल कैसा होगा, यानी बॉटल नेक को यूज़ करने की हमारी एफिशिएंसी कितनी अच्छी होगी. देखो एक चीज़ समझना, जो भी मेरी बॉटल नेक एक्टिविटी होती है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, ऐसा किसने बोला हमको? ऐसा बोला गोल्डरैट ने. गोल्डरैट की थियरी है जो थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ डील करती है, और गोल्डरैट भाई ने बोला था कि भाई जो भी मटेरियल आपका बॉटल नेक एक्टिविटी है उसे आपको 100% यूटिलाइज करना होगा. ठीक है, और बाकी सब एक्टिविटीज़ को इसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करना होगा. तो इसलिए ही यहाँ पर बोला गया है कि काइंडली कैलकुलेट द एफिशिएंसी लेवल एट विच वी आर करंटली एक्सप्लॉइटिंग आवर बॉटलनेक रिसोर्स. ठीक है, इंटरप्रेट द सेम, हमें उसको सिर्फ निकालना नहीं है, उसे इंटरप्रेट भी करना है, और फिर फाइनली कंप्यूट करने को बोला है प्रॉफिट विच वी विल अर्न इन अ पर्टिकुलर डे. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड प्रोडक्शन ऑफ विच मॉडल इज मोर बेनिफिशियल. इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है वो हमें देखना होगा, विच इज़ बेस्ड ऑन द थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो. सो थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो के बेस पर हमें ये डिसीजन लेना है. थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो क्या होती है? जहाँ पर हम सेलिंग प्राइस और मटेरियल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं बट हम वेरिएबल ओवरहेड्स या फिर लेबर कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं वाइल टेकिंग आवर डिसीजंस. एंड थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि अप्लाई दी गोल्डरैट 5 स्टेप्स टू रिमूव दी बॉटल नेक एट एबेकस. तो गोल्डरैट के जो 5 स्टेप्स उन्होंने बताए थे किसी भी बॉटल नेक को रिमूव करने के, वो हमें यहाँ पे बताने हैं. इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक थियरी क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का जर्नली आ सकता है. और गोल्डरैट ने क्या बोला हुआ था, 5 स्टेप मॉडल इन्होंने दिया है जो अभी हम रीड आउट कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मुझे एफिशिएंसी लेवल चेक करना है, जिसके लिए मैं निकालूंगा एफिशिएंसी रेशियो. कंट्रोल रेशियोज आपने सुना होगा दोस्तों. कंट्रोल रेशियोज एक रिसेंटली एडेड टॉपिक है हमारे स्टडी मैट में, और कंट्रोल रेशियोज के ऊपर केस स्टडी 3 भी दी हुई है डाइजेस्ट में. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे लगता है एग्जाम में पूछ भी सकते हैं क्योंकि रिसेंट आरटीपी में भी इसका डिस्कशन हुआ है. ठीक है, सो बहुत सी कंट्रोल रेशियोज होती हैं, 3 तरीके की कंट्रोल रेशियोज होती हैं, और उन तीनों में से एक रेशियो होती है एफिशिएंसी रेशियो. उसके अलावा एक कैलेंडर रेशियो भी देखने को मिलती है दोस्तों, और एक और रेशियो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. तो फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो हमें करना है एफिशिएंसी रेशियो के बेस पर. ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है दोस्तों? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय में एक्चुअल आवर्स वर्क. ठीक है, यानी कि मुझे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितना समय लगना चाहिए था वो बताता है मुझे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और उसको बनाने में एक्चुअली मुझे कितना समय लगा वो बात करता है एक्चुअल आवर्स वर्क. सो आइए एक बार स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका नोट ये यहाँ पे दिया हुआ है. एक्चुअल मैंने कितने कितने यूनिट्स बनाए हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 480, 140 और 120 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं. ठीक है, एक दिन में मैं मैक्सिमम C100 के कितने यूनिट्स बना सकता हूँ? तो मैं एक दिन में 800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ 8 घंटे की एक शिफ्ट में. वैसे ही C125 की मैं 560 यूनिट्स बना सकता हूँ एक पर्टिकुलर दिन में. ठीक है, अगर अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर एक पर्टिकुलर डे में मुझे 800 यूनिट्स बनाने हैं 8 घंटे के अंदर, तो एक घंटे में मैं मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकता हूँ? मैं एक घंटे में 100 यूनिट्स ऑफ C100 बना सकता हूँ. वैसे ही एक घंटे में मैं C125 के कितने यूनिट्स बना पाऊँगा? मैं 70 यूनिट्स बना पाऊँगा. 70 कैसे आया? 560 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 8 आवर्स से तो मेरा आ जाएगा 70 यूनिट्स. ठीक है, और वैसे ही C500 के एक घंटे में मैं मैक्सिमम 40 यूनिट्स बना सकता हूँ. ठीक है,
अगर मुझे 120 यूनिट्स बनाने हैं और 1 घंटे में मैं 40 यूनिट्स बनाता हूँ, तो 120 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे लगेंगे 3 आवर्स। वैसे ही C125 के लिए 1 घंटे में मैं 70 यूनिट्स बना पाता हूँ, और मुझे बनाने कितने हैं 140 यूनिट्स। ऐसे में मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे लगेंगे 2 घंटे। और सिमिलरली C100 के लिए मुझे लगेंगे 4.8 आवर्स। यानी इन तीनों आउटपुट्स को बनाने के लिए मुझे समय कितना चाहिए, 9.8 आवर्स का। बट एक्चुअल में मैं टाइम कितना ले रहा हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ सिर्फ 8 आवर्स का। यानी मैं 122.5% एफिशिएंसी से काम कर रहा हूँ, या मैं इसे बोल सकता हूँ कि मैं 22.5% मोर एफिशिएंसी से काम कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू माई रिक्वायर्ड रेट। ठीक है, सो ये हमारी इंटरप्रिटेशन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरप्रेट करने को भी बोला है, जहाँ पर उसने सीधा कहा है कि वी आर 22.5% बेटर देन दी स्टैंडर्ड रेट, एंड हेंस हम अच्छा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपनी बॉटलनेक एक्टिविटी का। नेक्स्ट कम्स कि व्हाट इज द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं, मैं इन तीनों यूनिट्स को अगर रेवेन्यू कैलकुलेट करूँ तो वो आ जाएगा 149,200। मुझे तीनों ही प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यूनिट्स भी दिए हुए हैं, तो रेवेन्यू मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इन तीनों को बनाने में मटेरियल कॉस्ट कितनी अराइज हुई दोस्तों, तो वो आई 73120 की, जो निकालना बिल्कुल ईजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट ड्यूरिंग अ डे मुझे 44,800 की कन्वर्जन कॉस्ट आती है, ये हमने डिस्कस भी किया था। अगर मैं रेवेन्यू में से इन दोनों एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 31,280 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो के बेस पर हमें डिसीजन मेकिंग करनी थी, और मैंने बोला था कि थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो में हम लेबर कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। आप देख सकते हैं, हमने सेल प्राइस पर यूनिट लिया और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को सब्ट्रैक्ट किया, एंड वी विल गेट आवर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नॉर्मल कंट्रीब्यूशन में हम लेबर कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं, जबकि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में हम लेबर कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। कितना कितना कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। और मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कितनी है इनकी, तो वो यूनिट्स मुझे दी हुई हैं, यानी कि एक दिन का मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना है, वो आ जाएगा 54,400 का, 53,760 और 80,000 का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। और कन्वर्जन कॉस्ट मुझे एक दिन में कितनी इंकर होती है। अब डाइजेस्ट वाला ये जो टीओसी का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखने वाली है। यहाँ पे मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल कन्वर्जन कॉस्ट से डिवाइड करके अपनी थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो निकाली है। जबकि आप जब स्टडी मैट का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने टोटल बेसिस पे नहीं, पर यूनिट बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में एक छोटा सा फर्क है, और आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो हमने निकाल ली 1.21। कैसे आया, 54400 को जब मैं 44,800 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट माई आंसर विच विल बी 1.21। और अगर मैं रैंकिंग देखूं तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग आती है मेरी प्रोडक्ट C500 की, और फिर आता है प्रोडक्ट C100, और लास्ट में थर्ड रैंकिंग आती है C125 की। यानी कि टीए रेशियो को कंसिडर करते हुए अगर मुझे डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले मैं C500 को बनाने की सोचूंगा, क्योंकि इसकी रैंकिंग 1 आ रही है। उसके बाद टीए रेशियो के बारे में ये कुछ ज्ञान दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसलिए हमें ये लिखना ज़रूरी नहीं है। बाकी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। और पार्ट नंबर 3 में हमसे बेसिकली उसने पूछा था गोल्ड रैट्स के 5 स्टेप मॉडल के बारे में। गोल्ड रैट के 5 स्टेप हैं, और ये आपको याद करने हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कभी भी इसके ऊपर फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हो सकते हैं। और मेरी एक बात मानो, जब भी थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ जाए, गोल्ड रैट के 5 स्टेप लिख देना। सिर्फ इलेबोरेट मत करना, लेकिन 5 स्टेप लिख देना, कभी भी आपको फुल मार्क्स गेन करने में ये मदद कर जाएंगे, क्या पता चलता है। चलिए 5 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द सिस्टम बॉटलनेक। सीधा सा रूल है कि जो बॉटलनेक एक्टिविटी है उसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसे पूरा एक्सप्लॉइट करो। उसके बाद जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ हैं, उसे इस बॉटलनेक एक्टिविटी के बेसिस पर सिंक्रोनाइज करो। यानी अगर बॉटलनेक एक्टिविटी की मैक्सिमम कैपेसिटी 100 यूनिट्स बनाने की है, बाकी सब
मशीन से भी हम मैक्सिमम 100 यूनिट्स ही बनाएंगे, चाहे फिर उनकी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स ही बनाने की क्यों ना हो। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम इस बॉटल नेक की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम काइजन जैसी टेक्निक्स का, टारगेट कॉस्टिंग जैसी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड हेंस लास्ट में हमें बस